चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। SBEC के अंदर अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक्ट में कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसका मतलब इस चैप्टर का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला तो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरीके के हो सकते हैं, सबसे जान पहचान करवाना। उसके बाद इन्हीं सारे फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का लॉ में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पढ़ाना है ना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है। तो एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। ठीक है, जरा बताओ तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जोर जोर से बोलना। चलो बोलो, कितने तरीके के एफएसओ हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में एफएसओ बोलूंगा, चलेगा ना। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए, द फर्स्ट इज एनबीएफसी, द फर्स्ट विल बी अबाउट एनबीएफसी। सेकेंड इज अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। थर्ड इज अबाउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, है ना। एंड द फोर्थ इज अबाउट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द फिफ्थ इज अबाउट पेमेंट बैंक्स। तो देखो जल्दी से बताओ तो कितने तरीके के हैं। 1 2 3 4 5। 5 में सबसे बड़ा कौन एग्जैक्टली? एनबीएफसी के बारे में पढ़ना। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा क्या पूरा थ्योरेटिकली चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल है, उतना इंटरेस्ट लेवल हाई नहीं रहेगा। तो थोड़ा ये थ्योरेटिकल टाइप का है, तो मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूं, है ना, कि आपको थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट बनाने के लिए। बोर्डिंग जैसा चैप्टर होगा ये, ठीक है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारा बच्चा इंटरेस्ट बनाएगा ना जबरदस्ती इस चैप्टर में, कोई सोएगा तो नहीं क्लास में, है ना। अब देखिए, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, और उसको भी हमें करना होता है। अब वो करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि कोर्स का तो वो भी पार्ट है। तो इसलिए जिंदगी में कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा दुख देने वाला है ना। तो लेकिन इसके ऊपर भी हम कंट्रोल बनाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको रट रट के लिख के आएंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताओ। तो चलो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बताओ, कितने लोगों, कितने चीजों, कितने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तुम जान जाओगे इस चैप्टर में। 5 का नाम बोलो। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम ही है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पिछला चैप्टर था उसमें भी हमने कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। जैसे उसमें हमने प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ा, हमने एचयूएफ के बारे में पढ़ा, हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका टारगेट जनरल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है या स्पेसिफिक है ना। इसके अंदर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? एग्जैक्टली फाइनेंस से, है ना। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इसके तो नाम में ही सब कुछ है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स एक्सक्लूसिवली इन व्हाट? फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब बात करोगे कि सर फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं। क्या हम सबके बारे में पढ़ेंगे या टॉप जो टॉप मेन होंगे, पॉपुलर होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबके बारे में पढ़ने में तो कोर्स कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले सबसे पॉपुलर कौन है जरा बताओ तो? बैंक, ये सब जानता। अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल लेवल पे अगर बात करें कि फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाला कौन ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारा बच्चा एक बार में बोलेगा बैंक। बैंक से बड़ा तो कोई है ही नहीं।
फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बैंक से बड़ा कहां कोई है? अच्छा, लेकिन और भी हैं, बोलते चलो, और भी हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनबीएफसी। क्या बोलते हैं? एनबीएफसी। उसके बाद कोऑपरेटिव 2 बार आ गया ना। चलिए उसके बाद निधि कंपनीज भी हैं और कुछ और स्मॉलर। अब इसमें से कुछ के बारे में तो यहां पढ़ा देगा, कुछ के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब जैसे इसमें निधि कंपनी नाम लिखा आ रहा है, तो निधि एंड प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर मैंने अलग से चैप्टर बनाया हुआ, तो वो वहां हो जाएगा डिटेल में। उसके बाद में म्यूचुअल फंड आ रहा है, वो मॉड्यूल 2 में सिक्योरिटी लॉ का पार्ट है। तो कुछ के बारे में अब इसमें से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां में तो लिखा गया और भी बहुत छोटे मोटे। तो इस 10 में से हम तो कितने पढ़ने वाले हैं? 4 या 5? 5 बोलो। 5 का नाम कौन कौन? हम बोलो किसके बारे में पढ़ेंगे? हम एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो 4 ही हुआ ना। एक और कौन? पेमेंट बैंक इसमें नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ ये। तो सब मिला कितने हो गए? 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरा लिस्ट गिनोगे तो 12 निकलेगा, पर सबसे लास्ट में तो लिखा था एंड एनी अदर स्मॉलर। तो सब मिला के गिनती में बड़े बड़े देखे तो कितने हो गए? 11। चलो 11 का नाम बोल जाओ एक बार। ये सब के सब फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। अच्छा, फाइनेंस में हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फाइनेंस तो सर्विस है। फाइनेंस तो हमेशा सर्विस सेक्टर में होगा ना, कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा फाइनेंस, है ना? तो फाइनेंस हमेशा क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है। चलिए, इसमें से सबसे पहला किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, अब सुनो एनबीएफसी क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हें मैं बताता हूं सबसे पहले कि कंपनी कितने तरीके की होती है। जो बच्चा याद होगा, कोई बच्चा डिपॉजिट पढ़ा होगा मेरे साथ, याद है? डिपॉजिट आपने पढ़ा होगा, अभी दिखाता हूं। ठीक है, तो डिपॉजिट वाले से एक चार्ट लेके आ रहा हूं, उससे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी कंपनी लॉ में भी मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए, ये ऊपर का लाइन भूल जाइएगा, 73 76 ये सब जो लिखा हुआ ना, उससे हमारा मतलब नहीं। हमारा टारगेट सीधा एनबीएफसी पे। कि एनबीएफसी क्या होता है, याद रखिएगा। कोई भी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी मतलब काम, फंक्शन। पहली कंपनी बैंकिंग कंपनी, सेकेंड इज एनबीएफसी एंड द थर्ड इज एनबीएनएफसी। देखो, बैंकिंग कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बैंकिंग एक्टिविटी भी करती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी करती हैं। बैंकिंग एक्टिविटी का मतलब बोलो, बैंकिंग एक्टिविटी का मतलब चेक बनाना, करेंट अकाउंट खोलना, है ना, सेविंग अकाउंट खोलना, ये सब हो गया बैंकिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब लोन देना, डिपॉजिट लेना। सुना होगा बैंक्स एफडी लेते हैं, एफडी। तो डिपॉजिट लेना और लोन देना, दीज आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बैंकिंग कंपनीज डज द बोथ एक्टिविटीज, द फाइनेंसिंग एंड एज वेल एज बैंकिंग। अब हमारा कंपनी है, कौन है? एनबीएफसी ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नाम में क्या लगा है? नॉन बैंकिंग, मतलब ये कंपनी बैंकिंग नहीं करेंगी, सीधा फाइनेंसिंग करेंगी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करती है, सीधा क्या करती है? सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनका एग्जाम्पल देखो, मुथूट फाइनेंस का नाम सुना तुम लोगों ने? सुना मुथूट फाइनेंस का नाम? अच्छा, मुथूट फाइनेंस लोन देता है क्या? उसका तो एडवर्टीजमेंट यही आता है, 5 मिनट में लोन लीजिए। तो वो लोन दे रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है, पर क्या वो बैंक है? क्या मुथूट फाइनेंस के अंदर हम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? क्या वहां पे चेक बैक इश्यू होता है क्या? नहीं ना। तो वो है एनबीएफसी। टाटा फाइनेंस का नाम सुना है? एस्कॉर्ट फाइनेंस का नाम सुना है? चोलामंडलम अकाउंट्स का नाम सुना है कंपनी का? चोलामंडलम का नाम नहीं सुना तुमने? अरे साउथ की कंपनी है ये सब। अच्छा, मन्नापुरम गोल्ड,
इसका तो शायद अक्षय कुमार ही ऐड करता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एनबीएफसी। और ये बात सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा कि जितने बैंक नहीं उससे ज्यादा तो एनबीएफसी है इंडिया में। अरे बैंक क्या गिनोगे, बहुत गिनोगे तो अगर तुम गिनने पे टिप्स पे लाओगे तो मुझे लगता है 20 बैंक का नाम ले लोगे, लेकिन एनबीएफसी अगर गिनना स्टार्ट करोगे इतना है कि तुम सोच नहीं सकते। टाटा फाइनेंस, एस्कॉर्ट फाइनेंस, रिलायंस मनी, बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस है, एलएनटी फाइनेंस भी है, एलएनटी फाइनेंस बोलो, और चोलामंडलम, मन्नापुरम गोल्ड, मुथूट फाइनेंस, और बोलो एचडीएफसी। एचडीएफसी तो बैंक है, उसका एचडीबी फाइनेंस है, एचडीबी है उसके ग्रुप कंपनी एचडीबी, एचडीबी फाइनेंस। नाम सुना है ये सब? अगर नाम सुने हो तो लिखते भी तो चलो, ये सब नाम 4-5 का नाम लिख लो जिससे तुम्हें याद रहे। तो एनबीएफसी के सामने लिखो बजाज फाइनेंस। आप जानते हैं बजाज फाइनेंस, आप लोग के लिए बताता हूं एक अच्छी चीज, अगर आप जिस दिन सीएस बनोगे ना, सिर्फ सीएस के मेंबरशिप नंबर पे वो लगभग 10 लाख से 30 लाख का लोन देता है। मतलब वो आपसे सिर्फ मेंबरशिप सर्टिफिकेट मांगेगा और 10 से 30 लाख तक, मतलब 10 लाख तो कम से कम, अगर आपका बढ़िया फर्म है तो 30 लाख तक का लोन देता है। उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लोन। ये जितने भी सीएस होते हैं, सीए होते हैं, इन सबको लोन मिलता है। हम लोग जब चाहें लोन ले सकते हैं, और उसको प्रोफेशनल लोन बोलते हैं, सिर्फ सीएस के डिग्री के नाम पे मिलता है। सुना है ये चीज? नहीं सुना था? अब सुन लिया, अच्छा लगा सुन के, तो पढ़ो। थर्ड क्या है जल्दी बताओ, ये समझ में आ गया? लिख लिया नाम, क्या क्या नाम लिखा जल्दी बताओ। बजाज फाइनेंस, एस्कॉर्ट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, और रिलायंस मनी, बार्कलेस फाइनेंस। सुना बार्कलेस का नाम? सुना बार्कलेस? नहीं सुना? बार्कलेस फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस लिख लिया, चोलामंडलम, मन्नापुरम गोल्ड, और श्रीराम फाइनेंस भी एक, हाँ श्रीराम फाइनेंस भी एक, वो भी फाइनेंस का काम करता है। तो ये सारे के सारे बैंक नहीं है ना, इसमें से कोई बैंक नहीं है ना, लेकिन ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो दीज आर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और थर्ड है एनबीएनएफसी, ना तो ये बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं और ना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। मतलब नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल, ना ये बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं ना ये फाइनेंशियल करते हैं। तो बोला सर ये करते क्या, बैठे रहते हैं क्या? सारी तो यही है। आप बताइए भारतीय एयरटेल, ना वो बैंकिंग है ना फाइनेंसिंग है। टाटा मोटर्स, ना वो बैंकिंग है ना फाइनेंसिंग है। तो भाई पहले दो को छोड़ दो, बैंकिंग को छोड़ दो, एनबीएफसी को छोड़ दो, बाकी जो सब बचा सब तो एनबीएनएफसी है ना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन है? एनबीएनएफसी। मतलब अदर देन बैंकिंग एंड एनबीएफसी आर द एनबीएनएफसी। जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जितनी टेलीकॉम बोल दिया, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जितनी एफएमसीजी कंपनीज हैं, दीज ऑल आर द एनबीएनएफसी। खैर आज हमारा टारगेट कौन है? एनबीएफसी है ना। तो अगर आपको उतारने का मन हो तो उतार लो, ये मत उतारना बस, और ये वाला उतार लो। फोटो खींचना तो फोटो खींच लो। तो हमारा टारगेट ये एनबीएफसी। तो एनबीएफसी का मतलब बोलो, एनबीएफसी मीन्स अ कंपनी विच डज ओनली द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक, चलिए हो गया, हटाऊं? हाँ धनी फाइनेंस, धानी धानी है क्या? धानी है, धानी फाइनेंस भी एक है, आजकल काफी ऐड आ रहा है उसका। उसके बाद मुथूट फाइनेंस लिख दिया, ये बच्चा सब लिख रहा है, शिवम मैं तो ये सब लिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वो भी है। डीटीएच वाला बच्चा सबके पास काफी एग्जाम्पल रहता है, नहीं? उन लोग के पास इतना एग्जाम्पल कैसे रहता है? अच्छा, वो घर बैठे बैठे गूगल से सर्च कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। धनी फाइनेंस, धानी धनी क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। एक कोई था, वो तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मुझे होता धोनी फाइनेंस, धोनी फाइनेंस का कोई धोनी फाइनेंस आया है। उनका धोनी फाइनेंस, बाद में पता चला ये वो धनी धोनी क्या बोलते हैं इसको, वो है। चलिए हो गया, हटा रहा हूं। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला एनबीएफसी का कंपनीज एक्ट में कंपनी बनना जरूरी है। तुम लोग अपने बुक में ना मैच करते जाना सब कुछ, ठीक है? सब कुछ मैच हो रहा है ना, देख लेना तुम। 1956 तो नहीं लिखा हुआ तुम्हारे बुक में, कंपनी का 2013 लिखा हुआ ना, तो ठीक है, बुक मैच करते जाना। क्योंकि मैंने इस बुक को अपडेट किया,
मैं डेली बुक अपडेट करता हूं, है ना, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, हाथ से ही तुम ठीक कर लोगे। ठीक, चलिए तो एनबीएफसी होने के लिए जल्दी बताइए कितने कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है? 3। पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, और तीसरा कंडीशन ये। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पहला 2 डूज है और तीसरा डोंट, ये है ना, बट डज नॉट इंक्लूड क्या हुआ? डोंट हुआ ना। तो चलिए, सबसे पहले एनबीएफसी बनने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में कंपनी बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा? यू शुड बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स, एडवांसेस, एक्विजिशन शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, मतलब इन टोटल इसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग बिजनेस। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंसिंग बिजनेस। तो दैट कंपनी मस्ट बी डूइंग व्हाट? द फाइनेंसिंग बिजनेस। ठीक है, और आप क्या करते हुए नजर नहीं आने चाहिए? बट डज नॉट इंक्लूड द इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ, बोलते चलो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है तो सेकंड में आ गया, थर्ड पॉइंट में तो नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विसेज एंड सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सब तो अलग इंडस्ट्री हो गया ना, ये सब फाइनेंसिंग इंडस्ट्री कहां हुआ? नहीं समझ में आया। गुड्स सूड्स बेचना वो तो मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्डिंग विल्डिंग बेचना वो तो रियल एस्टेट है। अगर मैं फाइनेंसिंग बोल रहा हूं इसका मतलब क्या? फाइनेंस के अंदर 2 चीजें आती हैं, सुनो। एक तो बैंक वैंक वाला जो काम तुम लोग बोलते हो, लोन देना, लोन लेना, ये सब, लोन देना, डिपॉजिट के नाम पर पैसा लेना। उसके बाद जो कंपनीज के सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं वो भी फाइनेंसिंग इंडस्ट्री होता है। जैसे कुछ कंपनी का काम होता है, आपसे पैसा लेके, जैसे म्यूचुअल फंड, आपसे पैसा लेके शेयर मार्केट में लगा देते हैं वो, तो वो भी फाइनेंसिंग है, वो भी क्या है? फाइनेंसिंग। और ऐसे भी जब हमने लिस्ट पढ़ा था अभी, तो उसमें म्यूचुअल फंड आया था बीच में। अच्छा नहीं आता? 11 जो हमने पढ़ा था उसमें म्यूचुअल फंड नहीं आया था, है ना? तो फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ा सेक्टर है। कहा जाता है उस सेक्टर का सब कुछ मेन सब मुंबई में है। कहा है सब? आरबीआई मुंबई में ही है, सेबी मुंबई में ही है ना? आरबीआई कहां मालूम है ना? दिल्ली में नहीं है। मतलब आरबीआई का दिल्ली में रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस मुंबई है। सेबी का भी हेड ऑफिस कहां है? मुंबई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वही है ना? चलिए, अच्छा, कुछ बच्चों को दिमाग में लगता है कि सर एनबीएफसी क्या बैंक जैसा ही काम नहीं करता? देखो, देखा जाए तो बैंक भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं और एनबीएफसी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करता है, तो उस लिहाज से तो दोनों सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तुम पहले जान गए हो। एनबीएफसी सिर्फ फाइनेंसिंग करता है, बैंकिंग नहीं करता है, पर बैंकिंग कंपनी बैंकिंग भी करता है और फाइनेंसिंग भी करता है। तो ज्यादा वाइडर कौन हुआ? बैंकिंग, इसलिए बैंक बड़े होते हैं, एनबीएफसी छोटे होते हैं। अब एनबीएफसी छोटे हैं इसलिए ज्यादा है। एनबीएफसी पूरे भारत में जहीं तहीं मिल जाएगा आपको, भरा हुआ है, साउथ से तो खूब है ना? चलिए खैर देखते हैं। कहा कि एनबीएफसी जनरली लेंडिंग एंड मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम करता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये लगभग बैंक जैसे हैं। लगभग कैसे हैं? बैंक जैसे हैं। लेकिन फिर भी बैंक और एनबीएफसी में कुछ डिफरेंस है ना? ये तुमने शॉर्ट हेडिंग बना लिया ना, ये वाला, ये थोड़ा देखते चलना साथ साथ। सबसे पहला, क्या एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि तुम जब भी बैंक से पैसा मांगोगे, बैंक तुमको तुरंत पैसा दे देगा ना। एनबीएफसी भी डिपॉजिट लेता है, पर वो डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो ऐसा डिपॉजिट लेगा जो फिक्स डिपॉजिट होगा। जैसे 7 साल के लिए डिपॉजिट लेगा, तो तुम 7 साल के बाद ही तुम्हें मिलेगा, तुम जब चाहोगे तब वो पैसा नहीं देगा। लेकिन ये बात तो जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, क्या वो एक तरीके से डिमांड डिपॉजिट होता है? जब चाहे तब निकाल सकते हैं। बोलो, यहां लिखो ब्रैकेट में, डिमांड डिपॉजिट बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऐसा डिपॉजिट कि जब सामने वाले ने मांगा आपने उसको वापस कर दिया, है ना? तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, डिपॉजिट इज रिटर्न्ड ऑन डिमांड। डिपॉजिट इज रिटर्न्ड ऑन डिमांड लाइक सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है, तो याद होगा, क्या एनबीएफसी में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ये सब खुलता है क्या? ना। तो इसका मतलब वो डिपॉजिट के नाम पर पैसा लेते हैं। अब डिपॉजिट के नाम पर पैसा नहीं लेंगे तो लोन कहां से देते हैं? ये मत बोल देना कभी भी कि एनबीएफसी पैसा नहीं लेता है। एनबीएफसी पैसा नहीं लेता है तो लोन कहां से देता है? उसे वही पेट से थोड़ी उगता है उनके पास पैसा, उनके पास भी पैसा कहीं से आता होगा। तो आता है डिपॉजिट से ही है उनके पास भी, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। फिक्स डिपॉजिट हो गया, अदर डिपॉजिट्स हो गया, वो लेते हैं। तो आप जब चाहोगे तब पैसा वापस मिल जाए, ऐसा एनबीएफसी में नहीं होता, पर ऐसा बैंक में होता है। बैंक में आप गए, एटीएम डाले, पैसा निकाल,
तो एक तरह का डिमांड डिपॉजिट नहीं है वो। अरे वो पैसा तो डिपॉजिटेड था तुम्हारे अकाउंट में, एटीएम डाले पैसा निकल गया, तो डिमांड डिपॉजिट ना था। तो एनबीएफसी कभी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते, पर बैंक लेते हैं, पर बैंक लेते हैं। दूसरा, क्या एनबीएफसी कभी चेक वेक इशू कर सकता है क्या? अरे बोलो, लेकिन तुम्हारा क्या बैंक चेक भी इशू करता है? तो चेक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट, डिमांड डिपॉजिट। जब आप चेक डालते हो तो इसका मतलब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरा पैसा मुझे दो या इसको दे दो। थर्ड, क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, तो क्या नाम है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब इसके नाम से तुम लोग को लग रहा होगा कुछ, आपने सुना है बैंक में जब हम पैसा डालते हैं और बैंक में डकैती हो जाती है, बैंक की रॉबरी हो जाती है, तो क्या बैंक हमें पैसा वापस करने से मना कर सकता है? जैसे बैंक बोले तुम्हारा वाला पैसा ले गया है चोर, कि बैंक को देना ही पड़ता है हमें पैसा? तो उसके लिए एक कॉर्पोरेशन है कि बैंक में जो भी पैसा आपका रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस हुआ रहता है। एक तरीके का क्या हुआ रहता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके साथ बैंक करके रखता है पैसे को? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो वो कॉर्पोरेशन सिर्फ बैंक के लिए है, एनबीएफसी के लिए नहीं है। इसका मतलब एनबीएफसी में जो पैसा आपका रखा गया है वो उतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित कहां है? बैंक में। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम बैंक में पैसा देंगे, फिर वही बात है, ये लोग थोड़ा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं तो लोग इनको पैसा दे देते हैं, नहीं समझे? तो वही हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। और ऐसे भी तुम एनबीएफसी का जितना नाम सुने, ज्यादातर तो प्राइवेट है, सरकारी कहां था कोई? तो प्राइवेट वाले को सरकार का गारंटी तो मिलने से रहा, लेकिन जो बैंक्स होते हैं ज्यादातर सरकारी होते हैं, तो उनको उनका फायदा मिलता है। तो जल्दी बताओ, ऐसे दोनों में सिमिलैरिटी बताओ। पहले सिमिलैरिटी बताओ, यहां तक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी करता है, बैंक भी और एनबीएफसी भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनबीएफसी 3 काम नहीं कर सकता जो बैंक कर सकता है। पहला काम, दूसरा, तीसरा, बस तीसरा में शॉर्ट फॉर्म में सर एक कंपनी है उसमें वो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। और एनबीएफसी के टाइप पढ़ते पढ़ते तुम अपना टाइप भूल जाओगे, इतने टाइप आएंगे अभी, इसलिए तो मैंने बोला ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है। चलिए पहला टाइप बताओ, पहले कितने टाइप है गिन के निकालो तो, कितने टाइप हैं तुम्हारे पास? पेज होगा 10 है, 10 टाइप का तो एनबीएफसी है। आज मजा आएगा, इसी को बोलते हैं एसबीसी, जो रुलाता है खूब। ज्यादातर बच्चा फेल एसबीसी में करता है, सीएस में। अब कंपनी लॉ में ज्यादा फेल नहीं करता बच्चा, अब वो एसबीसी में फेल करता है, क्योंकि एसबीसी का एक तो कोर्स इतना वाइडर है, दूसरा ये है कि इसमें कुछ चैप्टर्स इतने बोरिंग टाइप के हैं कि बच्चा छोड़ के चला जाता है एग्जाम के टाइम में। पर तुम्हें छोड़ के जाना नहीं है, समझे ना? हर चैप्टर हमारा है, हर चैप्टर हमारा है। चलिए शुरू करते हैं। एक काम करो, जब तक मैं इसका बैटरी बदलता हूं, तुम लोग 10 का नाम बोलो। दसों का नाम बोलो। ए बी सी डी, कौन बोला? ठीक है। उसके बाद ई का नाम बोलो तो मजा आएगा। बताइए, एनबीएफसी का टाइप है ये। उसके बाद बोलते चलो। चलो पढ़ लिया, 10 का 10 पढ़ लिया? 10 तो नहीं पढ़ा, सब पढ़ लिया? पढ़ लिया तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। पढ़े होगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। पहला बोलो कौन है? असेट फाइनेंस कंपनी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एएफसी। केएफसी नहीं, चिकन खाने वाले सब हैं, मतलब एएफसी का नाम सुनते याद आ केएफसी का। अभी जा रहा हूं यहां से सीधा पीड़ित बिहार जाऊंगा, टूट पड़ूंगा केएफसी के बकेट पे। बकेट मिलता है ना उसमें। कितने लोग केएफसी लवर्स हैं क्लास में? 1 2, बस 2 ही बच्चा केएफसी लवर है। मैं भी केएफसी लवर हूं। मैं हर वीक में एक बार केएफसी मंगवा लेता हूं। उस दिन मंगवाता हूं जिस दिन सबसे सस्ता रहता है वो। हाँ, वेंसडे को, जानते हो?
अब बाकी लोग काम मुर्गा पकड़ते हैं, डायरेक्ट सीधा काटते हैं, खुद उसका छी 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 छी, है ना, खाने मजा आता है, खुद उसको जलाते हैं, उसके बाद नींबू नमक प्याज डाल के हरी चटनी डाल के उड़ा डालते हैं? अच्छा, कितने लोग इसमें वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन, जिसको सुन के भी अभी उल्टी सी आ रही है, भगवान ये लोग हत्या करते हैं। चिकन का कभी हत्या हुआ है? उसको तो मुक्ति देते हैं हम लोग, है कि नहीं? जो नॉनवेज वाले कौन कौन है? नॉन वेजिटेरियन, बताओ मुक्ति देते हैं कि नहीं देते हैं? एक बात बताइए, ज्यादा मुर्गियां हो जाएंगी कितना दिक्कत होगा? क्लास में आ जाएंगी, पढ़ने नहीं देंगी, क्लास में आके कुछ करके चली जाएंगी, तो इसलिए हम लोग उसको क्या देते हैं? मुक्ति। वो बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी? हाँ, लेकिन ये है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, पर चिकन खा लेता हूं, एग्स, फिश, उसके ऊपर नहीं खाता। जैसे क्या बोलते हैं उसको? मटन नहीं खाता मैं। वो सच में मुझे हत्या लगता है। बताओ, इतना बड़ा जीव है बकरी, उसको कोई काट देता है? नहीं, मुझे दया है, ना मैं नहीं करता। हाँ, लेकिन मुर्गे पर दया नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो मर गया। अच्छा, तो मुर्गे को पता चलता है? इतना छोटा तो मुंह होता है, ऐसे काट दिया, खत्म काम। नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बाकी जो लोग अपने आप को ना सीना तान के क्लास में बैठे, हम वेजिटेरियन हैं, दुनिया में कोई वेजिटेरियन नहीं है, समझे ना? जो तुम दही खाते हो, लस्सी बना बना के पीते हो, उसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ऐसे कुछ नाम है ना उसका। अब वो मरता है कि नहीं मरता है, पहले बताओ? पौधों में भी जान होती है, हैं? जो तुम लोग साग काट काट के खाते हो, तो ये इतना सोचोगे तो हो गया। और जो भी वेजिटेरियन है वो रोड पे चलते हैं, कितने कीड़े मकोड़े उसके पैर के नीचे मरते होंगे, उसको कौन देखा है? तो ये सब बात बराबर है, बी अ नॉन वेजिटेरियन, और इस सब आगे बढ़ाइए, है कि नहीं? केएफसी जैसे 2-4 और खुलने चाहिए, जिससे थोड़ा दाम, थोड़ा महंगा है केएफसी, ये बात तो है ना? लेकिन ये है कि चलो शानदार है। तो एक्चुअली एएफसी बोलते बोलते मुझे ही याद आ गया था केएफसी, है ना? तो केएफसी लवर क्लास में बस 2 ही बच्चे मुझे मिले, बाकी लोग नहीं। खुद अपने घर में बनाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, चलो चलिए, तो केएफसी नहीं, एएफसी। एएफसी का फुल फॉर्म बोलो। देखो भाई, थ्योरेटिकल है, इसमें ना वर्ड पकड़ पकड़ के चलना। एसेट फाइनेंस कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो एसेट्स खरीदने के लिए पैसा देगी। अब देखो, ये फाइनेंसिंग कंपनी तो ये लोन देते होंगे, क्या देते होंगे? लोन। तो ये लोन क्या चीज के लिए देंगे? एसेट्स खरीदने के लिए लोन देंगे। बात समझ में आ गया? इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? एसेट फाइनेंस कंपनी। तो तुम एक काम करो, एसेट फाइनेंस को एक तरफ कर दो बॉक्स बना के, और कंपनी अलग। तो बताइए, बिजनेस को फाइनेंस करेंगे या एसेट को करेंगे? चलिए, तो देखो, एसेट का मतलब होता है यहां पे फिजिकल एसेट्स। यहां पे लिखा हुआ, बॉक्स बनाओ कि ये आपको सिर्फ पैसा क्या चीज के लिए देंगे? एसेट्स खरीदने के लिए पैसा देंगे। अब उस एसेट से आप अपना करो, आप कोई प्रोडक्टिव प्रोडक्शन करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, ये सब करो, है ना? आपने सुना होगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स लगते हैं, तो ये सिर्फ मशीन को खरीदने के लिए पैसा देंगे। आप मशीन खरीदने के लिए आपको लोन देंगे, आप उससे अपना मशीन चलाओ, बाद में प्रोडक्शन करो, और फिर पैसा लोन वापस करो। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये जनरली क्या क्या खरीदने के लिए आपको पैसा देंगे? बोलते चलो, क्या आ गया? 2 बार मूविंग एंड, हाँ, एक ही बार मटेरियल, तो कोर्स कम जाएगा तुम्हारा, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीजें, तो ये मशीन खरीदने के लिए पैसा देंगे, इसलिए इसका मशीन मतलब एसेट्स। एसेट्स में कौन सा एसेट? फिजिकल एसेट। अच्छा, ये लैंड खरीदने पैसा देंगे, जमीन उमीन खरीदने के लिए ना। आप समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, और एक बात और याद रखिए, चूंकि इनका नाम है एसेट फाइनेंस कंपनी, तो याद रखिएगा इनके लिए कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि आपका प्रिंसिपल बिजनेस सिर्फ एसेट फाइनेंसिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसेट फाइनेंसिंग होना चाहिए। इसलिए आपका जो भी इनकम आए, उस इनकम में जो क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ टोटल एसेट्स एंड इनकम रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब, इसको पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो। मतलब तुम जितना भी तुम्हारे एसेट्स हैं या जितना भी तुम इनकम कमाते हो, उसका 60% इसी प्रिंसिपल बिजनेस से आना चाहिए। इसका मतलब 40% ये और कहीं लैंडिंग कर सकते हैं। नहीं समझे?
तो इसका मतलब ये एसेट फाइनेंसिंग कितना करेंगे, कम से कम 60% तो इनका एसेट फाइनेंसिंग ही होता नजर आना चाहिए। बाकी 40% में ये और भी लोन वोन दे सकते हैं, लेकिन एसेट फाइनेंसिंग के लिए 60% लोन देते हुए दिखाई देने चाहिए, तभी इनका क्या नाम पड़ा, एसेट फाइनेंस कंपनी। याद रहेगा। चलिए अगला दूसरा बोलो, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज का मतलब लिखो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, है ना। तो ये स्टॉक ब्रोकर्स होते होंगे ज्यादातर। जैसे एग्जांपल बताओ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सुना है नाम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, है ना। ये सब क्या है एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट कंपनी। लोन कंपनी, नाम से लग रहा है लोन देंगे। अच्छा, लोन का मतलब ये किसी भी चीज के लिए लोन देंगे। देखो यहां लिखा ना, बस लास्ट में लिखा बट डज नॉट इंक्लूड एन एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी को छोड़ के बाकी चीज के लिए जो लोन देगा वो क्या हो गया, लोन कंपनी। बात समझ में आ गया। तो ये लिखा ना, फॉर एनी एक्टिविटी, है ना, अदर देन इट्स ओन और एसेट फाइनेंस कंपनी को भी छोड़ के, अपने आप को थोड़ी लोन देगा। मतलब वो दूसरे को लोन देगा एसेट को छोड़ के बाकी चीजों के लिए, जैसे जमीन खरीदने के लिए और चीजों को खरीदने के लिए, वो हो गया लोन कंपनी। अगला बोलो, नाम से लग रहा है कि ये फाइनेंस देंगे, लोन देंगे, किसके लिए, ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बस, और किसी चीज के लिए लोन नहीं देंगे। हाँ याद रखिएगा, जो पर्पस होता है वो तो मेन होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट छोड़ दिया जाता है अदर चीजों के लिए भी, नहीं तो ये लोग तो मर जाएंगे ऐसे में। माउंचर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन लेने नहीं आया तो एक साल तक कोई लोन लेने, जैसे तुम्हारा कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, पूरा देश बंद। अब देश बंद तो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद, तो ऐसे में तो कंपनी मर जाएगी। तो इसलिए 100% का क्राइटेरिया कहीं नहीं होता है, ये कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे मोर देन 50% तो होगा ही। अब जैसे यहां पर कितना परसेंट है देखो तो 75%, कि ये अपने जितना भी इनके एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब होता है, जरा बताइए तो फाइनेंशियल कंपनी का क्या एसेट्स होगा, पैसा। अरे फाइनेंशियल कंपनी का एसेट्स क्या होगा, बैंक का एसेट क्या बिल्डिंग होता है कि पैसा ही होता है, पैसे का बिजनेस करते हैं ना ये लोग। तो आप अपने पूरे टोटल एसेट्स का 75% कहां लगाए रखेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में ही लगा के रखेंगे। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देते हुए दिखाई देने चाहिए। हाँ 25% आप इधर उधर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 75% तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ही देंगे आप। बाकी इनका नेट ओन्ड फंड्स कितना होना चाहिए, कम से कम 300 करोड़। तो क्या अच्छा ये सब याद करना पड़ेगा तुम लोग को। तो क्या कोई छोटा मोटा बन सकता है आईएफसी ना, आईएफसी वही कंपनी बन सकती है जो वादा करे कि वो अपना 75% लोन किसको देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को, और दूसरा उसका खुद का नेट ओन फंड्स कितना होगा, 300 करोड़ का। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग, कल मैंने कुछ बच्चों को मॉड्यूल सेकंड वाले को क्रेडिट रेटिंग चैप्टर बोला था यूट्यूब से पढ़ने के लिए, पढ़ा है सब? तो जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ लेना। तो वहां पे मॉड्यूल फर्स्ट वाला भी अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग करती हैं कि ये कंपनी कैसी है ना। तो उसमें आपकी रेटिंग कम से कम क्या आनी चाहिए, ए या ए के इक्विवेलेंट। एक्चुअली ए से बहुत बहुत ऊपर वहां होता है, डबल ए होता है, ट्रिपल ए होता है। जो बच्चा क्रेडिट रेटिंग पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, है ना। तो लिए बोला कम से कम ए तो होना ही चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, ए। उसके बाद CRAR, CRAR का मतलब सरकरार, करार, करार है ये। CRAR का फुल फॉर्म तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ, इस बार मैंने लिख दिया, बताओ तो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो 15% होना चाहिए, है ना। बात समझा, मतलब 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताओ कोई आईएफसी बनना चाहता है तो कितने कंडीशन है, चारों का नाम बताओ, बोलते चलो। अरे बोलो यार, थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा रटोगे ना। पढ़ लिया। चलिए अगला CICNDSI, ये तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला है, फुल फॉर्म बोलो तुम लोग। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सबसे पहले इसको अलग अलग बॉक्स बनाओ, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट को अलग बनाओ, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट को अलग, और कोर इन्वेस्टमेंट को अलग। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये CICNDSI है ना, पता नहीं इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे कैसे बनाया मुझे नहीं मालूम,
क्योंकि ये तो बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, और एनडी का मतलब एंड, और एसआई का मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब उल्टा बनाया हुआ नहीं, जो भी है अब तो यही है, सीआईसी एनडीएसआई। ठीक है, अब सुनो, ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। ये जो एनबीएफसी का सिस्टम चलता है ना, वो उसको चलाने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के सामने लिखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम रनिंग। सिस्टम रनिंग मतलब सिस्टम सही ढंग से रन करे। और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे है पहले बताओ, ये दुनिया को लोन देंगे या ये एनबीएफसी को लोन देते होंगे, जो कि कोर में है। ये कोर का मतलब क्या होता है पहले बताओ? ओरिजिन। अरे कोर का मतलब ओरिजिन होता है ना। तो ये हो सकता है पब्लिक से डील ना करें, ये किससे डील कर रहे होंगे? एनबीएफसी से डील कर रहे होंगे। किससे डील कर रहे होंगे? तो मतलब ये एनबीएफसी को पैसा देते होंगे, अब फिर एनबीएफसी आगे लोन देता होगा। मतलब बहुत सारे एनबीएफसी है ना, सब अपने अपने पर्पस के हिसाब से लोन देता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को दे रहा है, कोई एसेट खरीदने के लिए दे रहा है, कोई फाइनेंस सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए लोन दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, उनको भी तो पीछे से कोई लोन देने वाला होना चाहिए। नहीं समझ में आया लोग को। अच्छा, जितने बैंक हैं, बैंक को कौन लोन देता है पीछे से? आरबीआई। तो इन लोग के लिए ये है। तो बोलो जल्दी से क्या बोलते हैं? सीआईसी एनडीएसआई। चलो सबसे पहले देखो, ये ज्यादातर पैसा कहां से लाते हैं? सिक्योरिटीज से। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं, ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं पर किनके बिहाफ पे? जो बाकी एनबीएफसीज हैं उन सब के लिए। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो बोला कि इनका 90% एसेट्स ये सिक्योरिटीज में लगा होना चाहिए। और देखो जरा देखो, वो भी किनके सिक्योरिटीज में लगा होना चाहिए? ग्रुप कंपनीज के। इनकी ग्रुप कंपनी सब कौन होती होंगी? जो अदर एनबीएफसीज होते होंगे। ठीक है, तो ये जब सिक्योरिटी खरीदते होंगे अपने ग्रुप कंपनीज का, तो ग्रुप कंपनी को पैसा देते होंगे और उससे सिक्योरिटीज खरीदते होंगे, तो ग्रुप कंपनी को क्या पहुंच जाता होगा? पैसा पहुंच जाता होगा। अब बात समझ में आया? नहीं समझे? एनबीएफसी के पीछे ही है। तो एनबीएफसी का शेयर खरीद लिया, तो शेयर खरीदते समय एनबीएफसी को पैसा देता होगा ना? नहीं समझ में आया? तो एनबीएफसी तक ये पैसा कैसे पहुंचाता है? बाय परचेजिंग इट्स सिक्योरिटीज। तो ये बोला कि 90% ये पैसा लगाएंगे अपने ग्रुप कंपनीज के क्या खरीदने में? सिक्योरिटीज को खरीदने में। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब तीनों, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सब। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब है ना। लेकिन उसमें भी बोला कि इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर से रिलेटेड। अब रिलेटेड का मतलब हो सकता है कि वो डिबेंचर है लेकिन वो कंपल्सरली कन्वर्टेबल है, तो आज न कल तो किसमें कन्वर्ट होना है? इक्विटी शेयर में। वो प्रेफरेंस शेयर है लेकिन वो कंपल्सरली कन्वर्टेबल है, इसका मतलब किसमें कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर में। तो इसका मतलब इन टोटल इक्विटी शेयर, इन टोटल इक्विटी शेयर, चाहे प्रेजेंट में इक्विटी शेयर, चाहे वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने वाला है। पर यह बात जरूर है कि कन्वर्टेबल में तब जब वो इक्विटी शेयर में कितने दिन में तब्दील हो जाए? 10 साल के अंदर। तो मतलब सिक्योरिटीज में 90% लगाएंगे, पर उन सिक्योरिटी में से भी इक्विटी शेयर में ज्यादा लगना चाहिए। किसमें ज्यादा लगना चाहिए? इक्विटी शेयर में कितना लग जाना चाहिए? 60% तो इक्विटी शेयर्स में ही लगना चाहिए। तो जल्दी बताओ, ये अपना 90% पैसा कहां लगाते हैं? सिक्योरिटीज में। उन सिक्योरिटी में तो शेयर भी आया, डिबेंचर भी, बॉन्ड आया, लेकिन उन सब में से शेयर्स पे कितना लगाते हैं? इक्विटी शेयर्स पे 60% इक्विटी। बाकी 30% जो बच गया तुम बॉन्ड में लगा दो, प्रेफरेंस शेयर्स में लगा दो, है ना, डिबेंचर में लगा दो, चलेगा। लेकिन आपको 60% तो किसमें लगा के रखना पड़ेगा? अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये कभी ट्रेडिंग करेंगे? जो शेयर से खरीद लिया, मन चाह बेच दिया, खरीदा, बेचा, ये एक तरीके से पैसा पहुंचाना काम था इनको, तो एक बार पैसा पहुंचा के चुपचाप बैठे रहेंगे। एक ही केस में ये उसको बेचेंगे अपने शेयर्स को, जब वहां डाइल्यूशन या डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा हो, वो भी ब्लॉक सेल के थ्रू। अब मैं समझाता हूं ये सब क्या होता है। अब ब्लॉक सेल का मतलब लाइट गई, आ गई, देखो क्या हुआ। अरे क्या हुआ? होता है ऐसे होता है, इन्वर्टर है वो। हाँ सुनो, क्या बोल रहा था मैं? बीच में लाइट चली गई थी ना, तो मेरा लाइट उड़ गया था ना, बत्ती बुझ गई थी ना इधर की। नहीं, ये तो मैं बताने वाला था। क्या? अच्छा, बत्ती तुम लोग की चली गई, इसका मतलब सिद्धांत ये बताने वाले थे। क्या बता रहा था मैं? ब्लॉक सेल। सुनिए, देखो ध्यान से सुनो। ये सरकार है पीछे, मान लो ये सरकार है। सरकार ने मुझे रखा कि मैं तुम्हें पैसा देता हूं,
तुम एनबीएफसी में बांटो, तो मैं एनबीएफसी में ऐसे बांट दूंगा तो फिर मिसयूज करेगा वो लोग। तो मैं एनबीएफसी सबका शेयर खरीद लूंगा, शेयर का मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा, तो उनके सिक्योरिटीज खरीद के अपने पॉकेट में रखूंगा और उनको पैसा दूंगा। पैसा ऐसे थोड़ी देते हैं दुनिया में किसी को, सिक्योरिटी के थ्रू देते हैं ना। समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, मेरा काम पैसा पहुंचाना था या मेरा पैसा शेयर ट्रेडिंग करना था बैठ के? पैसा पहुंचाना। तो मैं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करूंगा, एक ही केस में ट्रेडिंग करूंगा, जब सरकार का ऊपर से ऑर्डर आएगा कि उस एनबीएफसी से पैसा निकालना है तुम्हें। तो पैसा जब देते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है, जब पैसा निकालते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। अरे डिसइन्वेस्टमेंट उल्टा ना। तो कभी मालूम चला डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब अपना कंट्रोल कम करना है। जैसे मान लो कि मैं हूं सीआईसी एनडीएसआई और ये मान लो मुथूट फाइनेंस है, इसमें मेरी होल्डिंग 90% है, मैंने 90% शेयर लिया हुआ था, पर मेरा मन है, सरकार से ऑर्डर आया है कि होल्डिंग कम कर लो, इसमें होल्डिंग कर लो 60%, तो 30% मैं बेचूंगा। तो 30% में एक ही करके बेचूंगा या ब्लॉक सेल एक बार में 30%? एक बार में। ब्लॉक सेल मतलब एक बार में, ठीक है। या सरकार ने बोला डिसइन्वेस्टमेंट करना है, अब इसमें पैसा हमारा नहीं होना चाहिए, इसको प्राइवेट कर दो, इसको क्या कर दो? प्राइवेट। अब ये सरकारी नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा? इसको, इसके सारे शेयर्स बेच दूंगा। तो सारे शेयर स्टॉक मार्केट में जाकर धीरे धीरे बेचूंगा या ब्लॉक सेल? अब समझ में आ गया? तो मैं जो सीआईसी एनडीएसआई है वो कभी भी शेयर ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करेगा, उसको कभी शेयर बेचना होगा तभी बेचेगा जब उसको डाइल्यूशन करना, मतलब अपने शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना, डाइल्यूट मतलब कम करना है, या डिसइन्वेस्टमेंट ही कर देना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब खत्म। अगला, अच्छा एक बात बताइए, इनका और कोई काम होगा पहले बताओ? और जो एनबीएफसी काम करते हैं, देखिए आरबीआई एक्ट, एसीटी एक्ट में ए कैपिटल लेना, ठीक है। ये और भी जो काम होता है एनबीएफसी का, क्या वो काम करेंगे? ना, वो सिर्फ यही काम करेंगे जो मैंने अभी तक बताया था। 90% पैसा लगाएंगे सिक्योरिटीज में, उसमें भी 60% पैसा इक्विटी शेयर में लगा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। बात समझ गया? तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पैसा देना बंद कर दे तो एनबीएफसी बिजनेस कैसे करेगा? नहीं समझ में आया इन लोग को। तो क्या ये कोड में है? ये पीछे दिखाई देता है। अच्छा, ये पब्लिक को दिखाई देगा? ये बोल ही नहीं रहा कोई। आज तक किसी को सुने हो घर वाले को बोलते हुए आरबीआई में अकाउंट खुलवा के आया हूं, आरबीआई का एटीएम कार्ड? तो आरबीआई बैंक, हर बैंक के पीछे है वो, तो वो बैंक को पैसा देता है, बैंक से हम लोग डील करते हैं। तो सारे एनबीएफसी से कौन डील करता है? हम लोग। लेकिन एनबीएफसी से कौन पीछे डील करता है? सीआईसी एनडीएसआई। समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ। तो ये नहीं करेंगे, बाकी ये काम तो करते रहेंगे ना। ये काम देखो तो एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, ये सब काम करेंगे। अब ये काम तो करेंगे ना, तो ये काम वो करेंगे, लेकिन और जो काम एनबीएफसी को होता है और वो काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि तुम देखो इसमें भी ना ग्रुप कंपनीज ही लिख रहा है बार बार, मतलब जब भी पैसा लगा रहा है, जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो घूम फिर के कहां कर रहा है? ग्रुप कंपनीज में ही कर रहा है, बाहर कुछ भी कर नहीं रहा है। देखो गारंटी भी इशू कर रहा है तो भी ग्रुप कंपनी, तो ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटी में भी पैसा लगा दिया, आगे बैंक डिपॉजिट में भी लगा दिया, मनी मार्केट, तुमको याद है 90% सिक्योरिटी में लगाना है, लेकिन 90% में से भी 60% ही इक्विटी शेयर में लगाना है। तो बाकी क्या मनी मार्केट में नहीं लगाएगा? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं लगाएगा, डेट में नहीं लगाएगा। अरे डेट समझते हो नहीं ये सब वर्ड? बाकी जो बच्चा मॉड्यूल सेकंड भी पढ़ा, अब मैं क्या करूं, ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी लॉ की भी आ रही हैं, तो मैं क्या करूं? पूरा सिक्योरिटी लॉ तो पढ़ा नहीं सकता। तो जहां जहां वहां रटते जाओ। सिक्योरिटी का मतलब सब होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, है ना। बॉन्ड भी बहुत तरीके के होते हैं, ट्रेजरी बिल होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ये सब सिक्योरिटी है। ये सब क्या है? सिक्योरिटी। तो 60% लगा देगा इक्विटी शेयर में, लेकिन बाकी जो 30% बच गया वो अदर चीज में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो वो लगाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लेकिन वो भी लगाएगा कहां? ओनली इन ग्रुप कंपनीज, ओनली इन। उसके बाद इनका एसेट साइज कम से कम कितना होना चाहिए? और क्या इनको भी पैसा चाहिए देने के लिए इन लोगों को? अरे ये इन्वेस्ट करता है तो इसके पास कहां से पैसा आता है? तो सरकार देती है, ये सरकार नहीं दे रही है, तो क्या ये पब्लिक से उठा सकते हैं पैसा? क्यों? आरबीआई पब्लिक से पैसा नहीं उठाता है। कॉस्ट आरबीआई भी पब्लिक से पैसा उठाता है। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल के नाम पे पैसा कौन उठाता है मार्केट में? आरबीआई। और किसके लिए पैसा उठाता है? सरकार के लिए। ये सब तुम लोग मॉड्यूल सेकंड में पढ़ोगे, जब मनी मार्केट चैप्टर वहां आएगा तब। आगे चलें, अगला बोलो, अगला एनबीएफसी का नाम बोलो। अरे बोलो जोर से यार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और एनबीएफसी, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बोल दो। सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों को सिखा देता हूं कि जहां थ्योरेटिकल चीजें हैं उस पर कैसे कंट्रोल पाना है। चीजों को समझो, अपने आप हो जाएगा। सर सबसे पहला तो ये ऐसा एनबीएफसी है
जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी को पैसा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाएंगे ये, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेट में पैसा लगाएंगे, इक्विटी में नहीं लगाएंगे। अब बहुत लोग, नया नया बच्चा होता है वो नहीं समझ पाता इक्विटी क्या होता है। पता ही नहीं था तुम लोग को, दो चीजें होती है, इक्विटी या डेट। इक्विटी मतलब शेयर्स, और डेट का मतलब डिवेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट, ये सब को क्या बोलते हैं हम? डेट। तो जल्दी बताइए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा देंगे, पर क्या इक्विटी में पैसा देंगे या ओनली इन डेट? ओनली इन डेट। तो तुम देखो यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म डेट देना। क्या देना? लॉन्ग टर्म डेट। जैसे मालूम चला ये पैसा देंगे तो वापसी तुरंत मांग लेंगे या वापसी 10 साल, 12 साल, 15 साल, ऐसे लंबा समय देंगे, तब ना होगा। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या हुआ? जिसकी वापसी जल्दी ना हो। और ये जल्दी बताइए कैसे कंपनीज को देंगे या कैसे प्रोजेक्ट में पैसा देंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो। देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आईडी एनबीएफसी को जो भी पैसा ये उठाएंगे रुपी डेनोमिनेटेड या डॉलर डेनोमिनेटेड, उसकी कम से कम कितने साल की मेच्योरिटी हो? 5 साल की मेच्योरिटी हो। और बोला जो आईएफसी कंपनीज होती हैं बस वही आईडीएफ एनबीएफसी बना सकती हैं। इसका मतलब आईएफसी तो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा देती हैं, उसमें वो इक्विटी वाला भी हो सकता है और डेट वाला भी। तो इसका मतलब भारत में अगर किसी को बनाना है आईडीएफ एनबीएफसी तो वो कौन बनाएगा? ओनली द आईएफसी। मतलब आईडीएफ एनबीएफसी का प्रोमोटर कौन होता है? आईएफसी ही होता है, क्योंकि दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है। अभी आईएफसी के बारे में पढ़े थे ना हम पीछे, नहीं पढ़े हैं क्या आईएफसी के बारे में? ये क्या यही डेट का अलग सेगमेंट बना सकते हैं ये लोग कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा हूं, इक्विटी में लगाऊंगा तो अलग कहानी है, डेट में लगाऊंगा तो अलग कहानी। जब डेट में लगाएंगे तो किस नाम से लगाएंगे? आईडीएफ। चलो अगला, अगला पढ़ो। एनबीएफसी एमएफआई फुल फॉर्म बोलो। मैंने पहले बोल दिया था थ्योरेटिकल है ना। तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है या बड़ा होता है? माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ये जो एनबीएफसी ऐसा है जो डिपॉजिट के नाम पर पैसा नहीं लेगा। पहला कंडीशन हो गया, ये डिपॉजिट के नाम पर पैसा नहीं लेगा, और ये हमेशा सेक्शन 8 कंपनी बनता है। ये मतलब सेक्शन 8 के अंदर कंपनीज एक्ट में बनता है, मतलब कंपनी होती है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी का काम क्या होता है? चैरिटी करना। क्या काम होता है? चैरिटी करना। तो इसका मतलब ये ज्यादातर गरीब, जो शोषित लोग होते हैं, छोटे तबके के लोग होते हैं, उनकी सहायता करने आया है। उनकी क्या करने आया? ये सहायता करने आया है। लेकिन अगर ये बनना चाहते हो एनबीएफसी एमएफआई, तो आपका नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए? बोलो। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो वहां तो तुम जानते हो कि वहां ज्यादा पैसा है नहीं, तो पहाड़ बार है ना। नॉर्थ ईस्टर्न कहां बताओ? तो नॉर्थ ईस्ट किधर है? नॉर्थ ईस्ट जानते हो कहां है? कहां है बोलो? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नाम सुने हो सबका? ये सब लिख लो। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ वाला, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। तुम लोग जीएसटी पर होगे मेरे से, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अलग लिमिट है ना? अलग लिमिट है ना सब। तो सुनो, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 2 ही करोड़ है। तो बताओ, अगर नॉर्मल जगह पे है तो कितना करोड़? 5 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हो तो 2 करोड़। दूसरा, आपको अपना 85% पैसा कहां लगाना है? क्वालिफाइंग एसेट्स। और क्वालिफाइंग एसेट नीचे आ गया, देखो तो नीचे आ रहा है क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब वो लोन जो नीचे लिखे गए 7 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब तुम्हारा 80% पैसा, 85% पैसा इस 7 तरीके से जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। बोलो, अरे तुम लोन देने वाले हो तो ये 85% लोन कहां दोगे? तुम इन 7 जगहों पे दोगे। समझ में आ गया? जैसा भी नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी इन लोग के लिए क्या बोला है कि कहां पैसा लगाएंगे? तो 7 जगह। वो 7 जगह क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग एसेट्स। अब क्वालिफाइंग एसेट्स में कितना पैसा लग जाना चाहिए इन लोग का? 85%। इसका मतलब बाकी 15% ही कहीं भी लोन दे दे, पर 85% लोन इनको इन्हीं 7 जगहों पे देता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब तुम जल्दी से इसका फोटो खींच लो, हो सकता है तुम्हारे बुक में थोड़ा अलग ढंग से लिखा हुआ हो। है क्या? नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, तुम जल्दी से फोटो खींच लो। नीचे का 7 तो सेम है,
तुम देखो तो तुम लोगों में 7 पॉइंट है नीचे। हाँ, तो बस ऊपर का तुम ये मुझे लग रहा है तुम लोगों को बस इतना इतना खींचने की जरूरत होगी, है ना। खींच लो जल्दी से फोटो, खींच लो, फाटो खींच लो। गजब का चैप्टर मिला आज तुम लोग को, नहीं? आज सुबह सुबह ही मैंने सोच लिया था कि पूरा दिन खराब करूंगा सबका। अच्छा, 2-4 चैप्टर और ऐसे आएंगे बस, उसके बाद सब अच्छे हैं। बस 2-4 चैप्टर ही आएंगे, है ना। चलिए अब सुनो, ये 7 जगह कौन कौन है। सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ गरीब लोगों को लोन देंगे। अब बोला सर गरीब लोग कौन, तो बोला देखो लिखा हुआ है विथ अ हाउस होल्ड एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग 1,25,000। मतलब एनुअल इनकम किसी का 1,25,000 है। तुम सोचो, एनुअल इनकम 1,25 बहुत कम हुआ भाई। एक महीने का कितना हुआ? 10-11 के आसपास मानो। 11 भी नहीं होगा ना, 11 भी नहीं होगा, 11। 10 से ही 1,20 हो गया, तो 1 भी बढ़ा दोगे तो 12 और बढ़ जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। 10,000 कुछ, हाँ, मतलब बताइए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये उनको लोन देंगे, है ना। तो ये हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा शहर है, शहर का मतलब अर्बन या सेमी अर्बन, तो वहां पे लिमिट 2 लाख। आप जानते हैं शहर में सैलरी वैलरी है एज कंपेयर टू गांव। गांव में सैलरी बहुत कम है। एक बार मैं मेरठ गया था, वहां एक यूनिवर्सिटी में गया था, और उस यूनिवर्सिटी में वहां का जो क्या बोलते हैं जो गार्ड था, तो गार्ड से ऐसे मैं बात करने लगा, ये जानने के लिए कितना बड़ा यूनिवर्सिटी बना कैसे, इसके पीछे जो प्रोमोटर्स हैं वो कौन है, मैं ये सब जानता हूँ। तुम लोग क्या करते हो यूनिवर्सिटी सब जाते हो? तो हम फोटो खिंचवाते हैं, पार्क में बैठ जाते हैं, है ना। तुम लोग ये काम करते हो। अब मैं वहां लोगों से पूछता रहता हूं कि और कितने का भाई, क्या नेटवर्थ है इस यूनिवर्सिटी का, क्या है ये सब। तो मैं ये सब पूछ रहा था, ऐसे पूछते क्या सैलरी है तुम्हारी, तो बोला सर 8,000 है। 8,000 तो बहुत कम है। मतलब क्या ड्यूटी तुम्हारी, कितने घंटे की ड्यूटी है? बोला 10 घंटे की ड्यूटी। मैंने बोला 10 घंटे की ड्यूटी है और 8,000 तुम्हारी सैलरी है, और तुम दिन भर धूप में खड़े रहते हो? बोला दिन भर धूप में खड़ा रहता हूं। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मान लो चोरी उड़ी कुछ हो गई तो कहा वो मेरे सैलरी से कटेगा। मैंने कहा इतना ही में तुम नहा भी लेते हो, निचोड़ भी लेते हो, ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो बहुत कम है तुम्हारी हालत, तो मतलब बताइए। वो भी तुम दिन भर धूप में खड़े रहते हो। ऊपर से मैं बोला काम क्या करते हो? अब हम लोग, हाँ सबसे अजीब बात, छुट्टी कहा, संडे को भी छुट्टी नहीं है, मतलब पूरे महीने भर। तो मैंने बोला यार मेरा भी ऑफिस है दिल्ली में, तो मैं इतना कम तो नहीं देता किसी को। तो बोला सर ये मेरठ है ना सर, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं कुछ, बस यही यूनिवर्सिटी 3-4 है, तो लोग यहाँ गांव के लोग आके यहाँ नौकरी करते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है सर। और वो लोग दिल्ली को बहुत बड़ा शहर समझते हैं। बोला सर दिल्ली का तो बात ही कुछ और है, दिल्ली है सर वो, हम लोग कहाँ मेरठ में। 8,000 भी सर, आपको लगता है 8,000 भी मुझे ज्यादा मिल रहा है? आज मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं, 10 लोग खड़े हो जाएंगे। तो सोचो ये हाल है, जिसमें मेरठ भी एनसीआर में लगभग टच कर रहा है। आज जो एक नया रोड बना है दिल्ली से मेरठ, आप 45 मिनट्स में पहुंच जाओगे। मैं 45 मिनट्स में गया हूं। हाँ वो हाईवे है ना, तो एक्सप्रेस वे पूरा बनाया, बहुत शानदार। हाँ तो तुम जाती रहती हो क्या वहां? अच्छा गई थी ना। 45 मिनट्स में मैं पहुंच, वो तो मेरा ड्राइवर पहुंचता 45 मिनट्स में, मैं तो 30 मिनट से पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत स्पीड चलाता हूं गाड़ी। 140 130 ऐसा रोड मिल जाए। और चूंकि पूरे भारत में इकलौता रोड ऐसा है कि बीच में अगर आप आ गए तो सीधा मेरठ में उतरिएगा। देखा है, सुना है ना, एक लेन एग्जिट देता है लेकिन एंट्री नहीं देता है, ये लोग एंट्री नहीं देता है। तो आप अगर बीच में हैं तो फिर आप यहां से, यहां पर सराय काले खां, हाँ वहां से आप चढ़ेंगे ना तो सीधा मेरठ में उतरेंगे। ये हालत है, कोई और उसमें बीच में घुसेगा नहीं, आपको मेरा परेशान नहीं करेगा कोई। तो उसमें मेरे जैसे आदमी के लिए 140 नॉर्मल है। वो भी मेरा क्रेटा है, वो मेरे साथ में एकदम मेरे साथ ही चलता है वो। मैं कहता हूं चलो 150 चला के दिखा आज, कहा ये लो 160। और उसमें उल्टा कहीं कहीं लिखा हुआ था, मैंने देखा मिनिमम स्पीड 100। हम जनरली कहां देखते हैं? जनरली देखते हैं मैक्सिमम स्पीड
80, 90, वहां मिनिमम स्पीड 100, कहीं कहीं 120 भी लिखे हुआ है, तो मैं तो 30 मिनट से पहुंच जाऊं वहां पे, ये हालत है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीआर होते हुए भी हालात बहुत बुरे हैं, है ना। तो देखो, तो जो अर्बन है उसके लिए 2 लाख बोले हुआ है, और जो गांव वाला है उसके लिए क्या बोले हुआ है, 1.25। तो ये देखने से लग रहा है कि ये लोग गरीब लोग ही हैं लगभग, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ये उन्हीं को लोन देते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। उसके बाद ये जो लोन देंगे ये 75,000 एक साइकिल में, और सब जोड़ जाड़ के 125। मतलब ये जो लोन का अमाउंट देंगे, क्या ये 10 लाख 20 लाख लोन दे देंगे ना, लोन बहुत कम देते हैं। ये कितना लोन देते हैं देखो तो, मतलब एक झटके में कितना देंगे, बहुत हुआ तो 75, और सब मिला के कितना देंगे एक आदमी को, 1.25 से ज्यादा लोन नहीं देंगे। बात समझ में आया? तो ये माइक्रो फाइनेंस, और साफ देख के लग रहा है कि ये बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग मरने के नौबत पे हैं, तो उसको पैसा देके उनका जान बचा रहे हैं, घर चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं। देख के नहीं लग रहा है ऐसा है? उसके बाद ये जब भी किसी को लोन देंगे, वही मैंने बोल दिया, लोन घूम फिर के बहुत हुआ तो कितने का देंगे, 125 का ही लोन देंगे, उससे ज्यादा का लोन ये नहीं देंगे। और अगर आप में से कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता हो, तो वहां की सरकार ने वहां एक चलाया हुआ है जीविका, और उसका बहुत नाम हो रहा है। जीविका एक स्ट्रैटेजी है बिहार सरकार की, और छोटे छोटे जगह इतना फैल चुका है वो कि वो विमेंस के लिए सिर्फ, मतलब औरत ही उसका हिस्सा बन सकती है, मर्द के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ औरत को ही पैसा मिलता है। तो औरत सबको मैं देखता हूं, हर घर से औरत उसमें जुड़ी हुई है। अलग अलग जीविका का नाम होता है, जैसे मालूम चला लक्ष्मी नगर जीविका, शकरपुर जीविका, छोटी छोटी जगह पे जीविका बदलता रहता है नाम, लेकिन सबके लास्ट में जीविका होता है। और उसको शायद अवार्ड भी मिला है पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। उसमें औरत सब 10-10, 20-20 रुपया पर डे या पर वीक जमा करती है। कमेटी नहीं होता, कमेटी जैसा ऐसा ही चलवाता है वो, सरकारी है लेकिन। और मैं देखता हूं सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें लोन कितना मिलता है, बस यही सब। बहुत हुआ तो तुमको लोन मिलेगा 20,000, 40,000, 80,000, बहुत हुआ तो 1 लाख 1.5 लाख ऐसे ही जाता है। तो वो भी एक तरीके से माइक्रो फाइनेंस है, एक तरीका वो भी क्या है, माइक्रो फाइनेंस है। लेकिन तुम सोचो 40,000, 80,000 से भी बहुतों का बहुत काम हो जाता है। जैसे किसी को बेटा को भेजना है पढ़ने के लिए, अभी उसके स्कूल में एडमिशन है, तो 40,000 लिया, 40,000 में कर दिया, 10-10 रुपया, 20 रुपया, 50-50 रुपया करके चुका दिया। तो क्या गरीब लोगों के लिए ये भी काफी बड़ा मदद हो गया? बोलो। तो ये खूब चल रहा है इंडिया में। आपने सुना कि बंधन बैंक, बंधन बैंक अब बैंक बना, उससे पहले तो ये MFI था, है ना। अगला, अच्छा एक बात है, ये लोन जो है, क्या ये गरीब को लोन देके तुरंत मांगेंगे, या ये बोला है कि नहीं उसको छोड़ोगे तुम? खासकर अगर 30,000 से ज्यादा का लोन है तो तुरंत आप पैसा वापस नहीं मांगोगे, क्योंकि सामने वाला गरीब है, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बोला कि कम से कम 2 साल का तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर 15,000 का लोन दिए तो, या 10,000 का लोन दिए तो बोल सकते हैं 2 महीने में वापस करो या 5 महीने में वापस करो। लेकिन अगर 30,000 से ज्यादा का लोन है तो कम से कम 2 साल के बाद ही आप मांगेंगे, 2 साल से पहले आप मांगेंगे नहीं। आगे, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोन जो इन लोग को मिलता है, क्या उसके लिए सिक्योरिटी लिया जाता है? गरीब क्या देगा सिक्योरिटी? एक बात बताओ, गरीब तो नहीं दे पाएगा सिक्योरिटी, है कि नहीं? तो इसलिए बोला कि भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपसे कुछ भी गिरवी उर्वी रखवाएंगे नहीं हम, है ना। और एक्चुअली हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग उसी के आसपास देखते हैं, और हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग सब मीडियम क्लास हैं, तो हम लोग को लगता है गरीब नहीं होता है या गरीब कम होता है। आप दिल्ली में जिसको गरीब देखते हैं उसमें तो कोई गरीब नहीं हो। दिल्ली पहुंच गया वही बहुत बड़ी बात है, वो गरीब है तो पहुंचा कैसे? आपको गांव में चले जाओ, एकदम प्योर गांव में, सच में कहीं कहीं भुखमरी जैसी हालत है। दिल्ली में मैंने लोगों को देखा है, उनको क्या लगता है मालूम है, ऑटो ड्राइवर को समझते हैं गरीब, और ऑटो ड्राइवर से होगा बिल्डिंग है, कौन दुनिया में हो आप? रिक्शा वालों को यहां बहुत गरीब समझा जाता है। आपको मालूम है रिक्शा वाला सभी कितना कितना कमा लेता है? 20,000, 25,000 रुपया महीना कमा लेता है वो लोग। सर CS का 22,000 पे तो जॉब लगता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, गरीब तो गरीबी आपने देखी नहीं है। देखो जैसे मैंने बोला कि मैं मेरठ गया, उससे पूछा तो मुझे लगा कि गरीबी है,
और एकदम प्योर गांव में, आप ऐसे गांव में बहुत बार पहुंच नहीं पाओगे जहां रोड ही नहीं है। उस गांव में जरा जाके देखिए क्या स्थिति है। बच्चे को देखोगे, घर को देखोगे, ऐसा लगेगा कि बहुत जोर से हवा चल जाएगी तो घर उड़ जाएगा उनका। ऐसे में भी लोग रह रहे हैं। अब मेरा मानना लोगों को सोचना चाहिए। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो गरीब तक नहीं पहुंच पाती हैं, बीच में खा लेता है सब। जो चावल ये जो भी मिलता है उन लोग को मिलना चाहिए। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, मेरे घर के आसपास रहते हैं, वो भी लॉकडाउन में जाके चावल लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। वो गलत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे आसपास जिसका घर है वो इतना भी गरीब नहीं होगा कि इस स्थिति में होगा। कॉलोनी टाइप का भी तो होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है? तो वो जो एकदम प्योर गांव है, प्योर, वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। और आप लोगों को जब भी मौका मिले ना लाइफ में, गरीब का हेल्प करना जरूर करना, छोटा मोटा जो भी हेल्प करना बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अब वो मेन कमाई वही होता है लाइफ में। आप लोग क्या करते हैं मालूम है? 5 स्टार होटल में गए, वेटर को ये ले 200 रुपया, अरे उसकी सैलरी 20,000 है। ये लक्ष्मी नगर मेट्रो पे, इधर उधर मेट्रो पे देखना, कुछ लोग का पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, उन लोग को 20 रुपया दे दोगे, 50 रुपया दे दोगे, वो लोग खुश हो जाता है कि नहीं? तो इस सब बात का ध्यान रखिए। अब ये सब पढ़ते पढ़ाते मुझे बड़ा दुख हो जाता है कि देखिए मतलब किसी का इनकम एक कितना आ रहा था ऊपर में, 1,25,000 भी साल भर का इनकम हो सकता है। मतलब महीने का 10,000, और यहां महीने का 10,000 में लोग मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं और 2 बार पिज्जा बर्गर खा के खराब कर देते हैं। सच में KFC 5 बार जाइए 10,000 गया? तुम में से ऐसा कोई करता तो नहीं है? कहा सर कल ही तो वीकेंड था, 17,000 रुपए बर्बाद करके आए हैं हम। इस सब बात का ध्यान रखिएगा, बहुत गरीब है दुनिया में। अच्छा, उसके बाद और ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? इसको बॉक्स बनाओ। अच्छा एक बात बताइए, ये जो MFI लोन दे रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव किसी से बिजनेस करवाना है या उनकी जिंदगी ठीक से चले उनके लिए लोन दे रहे हो? तो ये बोला इनकम जनरेशन के लिए ज्यादा लोन मत देना। मतलब ऐसे आदमी को लोन मत देना जो तुम्हारे पैसे से क्या जनरेट करे, इनकम, बिजनेस करे, इनकम मत देना ज्यादा। बहुत हुआ तो कितना दे देना? 50%। तुम्हारा 50% से ज्यादा पैसा इनकम जनरेशन वाले में नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा पैसा किस में लगना चाहिए? गरीबों के जिंदगी चलाने में लगना चाहिए, ना कि बिजनेस करवाने के लिए। अच्छा 50% पैसा तक इनकम जनरेशन में लगवा सकता है, 50% से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब एक बात बताओ, हम MFI के पास जाएंगे, हम बोलेंगे हमें लोन दीजिए, तो हमें दुकान खोलना है, तो वो उस पार्ट में से पैसा देगा जो 50% है। लेकिन उसका 50% पहले खर्च हो चुका है तो कहेगा अब हमारे पास पैसा नहीं है। बाकी अगर तुम्हारे इलाज करवाना है, उस सब के लिए पैसा चाहिए तो बोलो, समझे? इलाज करवाना, बच्चे को पढ़ाना, इस सब के लिए लोग पैसा देगा। लेकिन जो बोलोगे इनकम जनरेशन के लिए, तो ये ज्यादा पैसा देगा नहीं। आगे बढ़े। अच्छा इसके बाद इन लोग को जो पैसा वापसी करते हैं, ये गरीब लोग जो पैसा वापसी करते हैं, क्या पैसा वापसी के लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये वीकली भी पैसा वापस कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी? फोर्टनाइटली मतलब सर फोर्ट पे चढ़ेंगे रात को, फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन है ना? फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन, 15 दिन समझ गए? मतलब आधा महीना, 2 वीक को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइटली। और मंथली तो क्या इन लोग को दिया जाता है कि तुम कोई बात नहीं, तुम वीकली दे दो, मन है फोर्टनाइटली दे दो, मन है मंथली दे दो? ये तुम्हारा चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखा हुआ है, ये किसका चॉइस होगा? बॉर्डर का। तो ये पढ़ के ऐसा लगा कि ये प्योर किसके लिए था? गरीब लोगों के मदद के लिए। समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताइए। काफी बच्चा मैं देख रहा हूं कि ये पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो गया सब। गरीब के लिए कितने लोगों ने कभी गरीब के लिए कुछ किया है? जो सच में प्योर गरीब है उनके लिए कुछ किया है? कभी किया है? अब बाकी लोग कहा हम ही तो गरीब हैं जिनके लिए लोगों ने किया है। नहीं करते कभी भी कुछ। करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा कुछ लोग को करते हैं, मैं चाहता हूं वो चीज प्रमोट हो। कुछ लोग बर्थडे बनाते हैं, मैं देखता हूं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का कोई एसोसिएशन होता है, या ब्लाइंड, जिसको आजकल क्या हिंदी में बोलते हैं, दिव्यांग लोगों के साथ, या ऑर्फनेज में जाते हैं, वहां पे बर्थडे बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग करते हैं ये सब? कभी किया है कभी लाइफ में कि अपना बर्थडे उन जगहों पे जाके बनाया है? आपका बर्थडे, आपसे ज्यादा खुशी उसको होगा आपके बर्थडे का, वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग 5 स्टार होटल में, वहां पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं,
है ना, बोल के जाने घटिया खिलाया। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अच्छा, दोनों कीजिए, बैलेंस कीजिए लाइफ को। शाम में 5 स्टार होटल में जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह उनके यहां जाएंगे। आज हमारी तरफ से उनके लिए लंच होगा। अच्छा रहेगा नहीं रहेगा पहले बताइए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो इसको इतना गुस्सा उठा, उठ के चला गया ये। अच्छा, वॉशरूम जा रहा, ओ है ना। तो ये सब करिएगा, आपको दिल में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और करिएगा जरूर। देखो मैं अकेले करूं वो, आप मैं तुम लोगों से भी बोल बोल के करवाऊं, तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे भी, और इन टोटल उनका सबसे ज्यादा फायदा हो, कितना अच्छा होगा। तो करिएगा जरूर ये। अगला पढ़ो। मतलब इतना इमोशनल हो गए तुम लोग कि भूल गए कि अगला पढ़ना है। मैंने बोला अगला पढ़ो कुछ बच्चा। करूंगा, गरीबों का मदद करूंगा। मैंने बोला अगला, हाँ अगला। चलो अगला बता जल्दी। अब सुनो, फिर वही मनी मार्केट चैप्टर मॉड्यूल सेकंड में सिक्योरिटी लॉ में पहले होता था, उसमें एक चैप्टर था और उसमें कॉन्सेप्ट था फैक्टरिंग। कॉन्सेप्ट का क्या नाम था? फैक्टरिंग। अब तुम लोग फैक्टरिंग तो जानते नहीं हो, वो मॉड्यूल सेकंड या सीएस प्रोफेशनल में पढ़ोगे। मैं हल्का सा फैक्टरिंग के बारे में बता देता हूं। ऐसे मुझे वहां फैक्टरिंग पढ़ाने में 3.5 घंटे का टाइम लगता था। बिल डिस्काउंटिंग बचपन में सुने हो? क्या होता है बिल डिस्काउंटिंग? कहा सुने हैं, बस जानते नहीं है। क्या होता है बिल डिस्काउंटिंग? बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी डेट से पहले आप इन कैश करा लेते हो, हैं? बैंक करता है ऐसा। अब बैंक फिर मैच्योरिटी डेट पे ले लेता है जिससे पैसा लेना है, लेकिन बैंक तुम्हें पूरा पैसा नहीं देता, कुछ पैसा काट लेता है। अरे सुना नहीं सुना पहले बताओ। इट वाज द बिल डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंट पे पेमेंट। और डिस्काउंट का जो है मजा वो कौन लेता है फिर बाद में? बैंक। तो यही फैक्टरिंग होता है। मैं फैक्टरिंग थोड़ा और अच्छे से होता है, लेकिन यहां फैक्टरिंग को कुछ हद तक आप बिल डिस्काउंटिंग जैसा समझ सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो सुनो, क्या बिल डिस्काउंटिंग भी एक तरीके से लोन देने जैसा होता है? सोचो जरा, बचपन में तुम पढ़े हो ना बिल डिस्काउंटिंग, तो जरा बताओ क्या बिल डिस्काउंटिंग भी लोन देने जैसा होता है कुछ हद तक? एक बात बताओ, पहले तो कुछ लोगों को बिल डिस्काउंटिंग ही नहीं पता है। जरा हैंड रेज करो तो किसी को नहीं पता है। अगर नहीं पता होता तो खुल के बोला करो यार, मैं कम से कम पढ़ा दूंगा, है ना। कहा सर कितना बार हाथ उठाएंगे, हमको तो कुछ भी नहीं आता है, आप पढ़ा के परेशान हो जाएंगे। आइए सुनिए, एक है मालूम चला मिस्टर डेटर और दूसरा है मिस्टर क्रेडिटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत? मिस्टर क्रेडिटर ने इसको 5 लाख का लोन दिया और इस लोन के बदले मिस्टर डेटर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया और उसमें लिख के दिया कि मैं आपको ये लोन 1 साल के बाद लौटा दूंगा। ये ना ऐसा ही कुछ होता है ना, 1 साल के बाद मैं आपको ये लौटा दूंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ कि क्रेडिटर को पैसा कब वापस मिलेगा? 1 साल के बाद। अरे इतना डरते क्यों, बोलो ना 1 साल के बाद मिलेगा ना। लेकिन क्रेडिटर को सुनो, क्रेडिटर को 7 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत हो गई। तो डेटर तो देने से रहा, डेटर तो क्या बोलेगा, मैंने तो वादा किया था कि मैं तो 1 साल के बाद दूंगा। तो क्रेडिटर क्या करता है, यही बिल ऑफ एक्सचेंज लेके 7 महीने ना, 7 महीने पे ही चला जाता है बैंक में और बैंक को ये बिल ऑफ एक्सचेंज देता है। कहता है सर 5 महीने के बाद मुझे कहीं से 5 लाख मिलना है। 7 महीने हो गए ना, 5 महीने के बाद 12 महीने हो जाएंगे ना। तो सब 5 महीने के बाद मुझे कहीं से पैसा मिलना है, ये डेटर मुझे पैसा वापस करेगा, पर मुझे अभी जरूरत है सर, तो आप अभी पैसा दे दो। तो बैंक का ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास जमा कर दो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा के 5 महीने के बाद मैं उससे डेटर से पैसा ले लूंगा, है ना, अभी मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं। कहा सर ये तो बहुत अच्छा बात, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा बैंक करता तो हम हमेशा जाएंगे। बैंक का बिजनेस है ये। बैंक क्या करेगा मालूम है इसमें? बैंक इसमें कुछ पैसा डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट मतलब 1 लाख का है, 5 लाख का है ना, तो बैंक इसको देगा 4.5 लाख। कहा तुम 4.5 लाख ले लो, तुम्हें जरूरत है ना अभी, जाओ अपना, इससे तुम्हारा काम खत्म। अब 5 के जगह 4.5 ही मिलेगा। कौन 4.5 क्यों मिलेगा? कहना अच्छा 5 महीने पहले नहीं मिला, जाओ नहीं देता, जाओ भागो। तो कहेगा नहीं सर जरूरी है। 4.5 लाख में सेटिस्फाइड। अब बैंक क्या करेगा, 5 महीना रुक के फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर को दिखा देगा और उससे ले लेगा 5 लाख। तो बैंक को कितना फायदा हुआ?
50,000 का। तो इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि बैंक ने इसको अगले 5 महीने के लिए लोन दे दिया था क्रेडिटर को? क्योंकि मान लो अगर डेटर से पैसा नहीं मिलता तो, डेटर भाग गया होता तो 4.5 लाख तो गया बैंक का। नहीं समझ में आया लोग को यार। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बैंक ने 5 महीने पहले पैसा देके एक तरीके से 5 महीने का लोन दे दिया था? लोन ही दिया था ना, क्योंकि बैंक को तो कुछ मिला ही नहीं था, बैंक को तो 5 महीने के बाद मिलता। तो इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। और फैक्टरिंग कुछ ऐसा ही होता है। एक्चुअली फैक्टरिंग इससे थोड़ा बहुत एडवांस होता है, लेकिन वो तुम पढ़ोगे मॉड्यूल 2 या प्रोफेशनल। इतना समझ में आ गया? तो क्या ये भी एक बिजनेस है? ये फाइनेंसिंग बिजनेस है एक तरीके का, कि किसी को 4.5 दे दो, बाद में 5 ले लो। बोलो। चलिए यही है। तो जल्दी बताइए, एनबीएफसी फैक्टर, एनबीएफसी फैक्टर कौन सा बिजनेस करता है? फैक्टरिंग का। तो फैक्टरिंग के सामने लिख दो कि ऑलमोस्ट लाइक बिल डिस्काउंटिंग, ऑलमोस्ट लाइक बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, बाकी जरा बताओ तो ये फैक्टरिंग में कितना पैसा लगा देगा? अपना 50% पैसा तो ये लगा देगा। किसमें? मतलब इसको हमेशा इंश्योर करना है इस बात को कि इसके एसेट जो हो उसमें से 50% एसेट्स कहां से आए? फैक्टरिंग बिजनेस से आए। किससे आए? फैक्टरिंग। या अगर इनका इनकम है तो इनकम भी 50% इनकम कहां से आए? फैक्टरिंग बिजनेस से ही आए। तो इनको ध्यान रखना है। अगर इनके एसेट्स हैं तो मैं अगर एसेट्स इनसे पूछूं कहां से लाया एसेट, तो इनका 50% एसेट्स कहां से आना चाहिए? फैक्टरिंग बिजनेस से आना चाहिए। इससे पूछो इनकम कितना है तेरा, तो जो भी इनकम बताए उसका 50% इनकम कहां से दिखाई देना चाहिए? फैक्टरिंग बिजनेस से होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, आगे चलें। चलो अगला बोलो। मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज, शॉर्ट फॉर्म में एमजीसी। तो ये बिजनेस का नाम है। बिजनेस का नाम बोलो, मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस। अब तुम ना इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको मैं टच करूंगा तो फिर आधा 1 घंटा लगेगा इस पे। बस याद रख लेना, मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस। तो याद रखिएगा, एमजीसी ऐसे एनबीएफसी हैं जिसके टर्नओवर का 90% पैसा कहां से आया है? मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस से। या इनके टोटल इनकम का कितना परसेंट? 90% इनकम कहां से आया है? मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस से। और इनका नेट ओन फंड्स कितना है? 100 करोड़ है। बस यही 3 कंडीशन है। ठीक है, बस इतना ही डेफिनेशन और कुछ नहीं। तो मैं याद क्या रखना था? बिजनेस ऑफ मॉर्टगेज गारंटी, बस यही हो गया। चलो अगला। ये तो गजब है। एनबीएफसी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। पढ़ो एक बार इसको जोर से, शॉर्ट फॉर्म में। कहा सर आज तक जितना पढ़े थे अकेले देख लिया ये चैप्टर हम लोग, है ना। चलो मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का, धीरे धीरे चल रहा हूं। मैंने देख लिया था, मैंने कहा स्पीड चलूंगा तो नहीं हो पाएगा ये लोग, इसलिए मैं प्यार प्यार से चल रहा हूं। बशर्ते तुम एग्जाम के टाइम में क्या करोगे? छोड़ के जाएंगे इस चैप्टर को। छोड़ के जाओगे या याद करके जाओगे? हाँ सुनो, अब सुनो, पहले बताता हूं। बैंक्स बनते हैं ना, बैंक, नए बैंक बनते हैं। तो जब नए बैंक बनते हैं, बैंक बनाना आसान काम नहीं है ना। तो बैंक बनाने के लिए पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो बैंक बनाने के लिए सारा अरेंजमेंट करता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग NOFHC। क्या आने वाले समय में हो सकता है कि बैंक बन जाए? पहले एनबीएफसी है, पर धीरे धीरे क्या बनने के चक्कर में है? बैंक। जैसे तुम्हारा बंधन बैंक, शुरू में वो एनबीएफसी था और आज भी वो एनबीएफसी का बिजनेस चला रहा है, और बंधन बैंक अलग से बन गया। बंधन बैंक एक्चुअली मेरा किराएदार था, मेरी बिल्डिंग में पहले बंधन बैंक था, मेरे घर वाले बिल्डिंग में। तो मैं खूब समझता हूं बंधन बैंक को। तो मेरे यहां जो था वो बंधन बैंक नहीं था, बंधन एनबीएफसी था। तो वो लोग क्या करता था, वही एमएफआई का काम, गांव गांव साइकिल से जाए, गरीब गरीब से मिले, उसको लोन दे, ये सब काम करता था। और देखते 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 मैंने देखा बंधन बैंक हो गया। मेरे यहाँ बोर्ड बदल गया। एक दिन मैं रेंट लेने गया तो बोर्ड में बंधन बैंक हो गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या बैंक हो गया क्या आप लोग? कहा दोनों बिजनेस चल रहा, हमारा एनबीएफसी वाला भी चल रहा है और बैंकिंग कंपनी भी हो गए हम। अब तो बंधन बैंक हो चुका है। तुमने देखा बंधन बैंक? देखा नहीं देखा तुम लोगों ने? कैसा लोगो है बताओ तो उसका? तो कैसा लोगो है? लोगो देखा बंधन बैंक का?
ये छोड़ दो, मैं किससे बात कर रहा हूं यार, छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको भी रेगुलेट करेगा आरबीआई? है, इसको भी रेगुलेट करेगा आरबीआई। आरबीआई ही रेगुलेट करता है बैंक को भी और एनबीएफसी को भी। तुम एक काम करो, पूरा पढ़ जाओ तो पहले लाइन बाय लाइन इसको, बोल बोल के पढ़ना, जोर जोर चिल्ला चिल्ला के पढ़ो तो जल्दी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, अरे और चिल्ला के, हाँ और जोर से, इतना ही दम है तुम लोगों में। अभी नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना तो तुम्हें ही है, एग्जाम तो तुम्ही को देना है। देखो D2H वाला बच्चा अर्चना चौबे, शिवम महतो, ये सब तो कितना बढ़िया बता रहा है सब कुछ लिख लिख के। चलिए हो गया, वो कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ठीक हुआ वापस, अब है ना। अब ये पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग बोलो। सबसे पहले बताइए, एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करना, मतलब बैंक भी तुम चाहते तो इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, लेकिन एनबीएफसी ही क्यों इनकॉर्पोरेट करोगे तुम? क्या फायदा है एनबीएफसी बनवाने का? और खूब बन रहा है एनबीएफसी आजकल, खूब बन रहा है एनबीएफसी। बताओ क्या फायदा है एनबीएफसी बनाने के? पहला बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग 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 हेडिंग। ये लोगों ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोगों का काफी, एक्चुअली लोग ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं कि एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन जब ये कंपटीशन में आ जाते हैं ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डाउन करने लगते हैं, है ना। और डाउन करते करते कहां तक पहुंचा देते हैं मालूम है? या तो बैंक के रेट तक पहुंचा देते हैं, बहुत बार तो बैंक से नीचे भी चले जाते हैं, है ना। तो क्या इनके लोन अट्रैक्टिव हो जाते हैं बहुत बार? बोलो, आज बैंक से लोन लेने में लोग डरते हैं। आप एसबीआई चले जाइए लोन मांगने, ऐसे आपको देखेगा जैसे मालूम चला उसका दिल मांग लिया हो आपने। आप एसबीआई में एक बार जाके देखो, लोन चाहिए, उसके बाद तुम देखो कैसे देखेगा तुमको। लेकिन आप एनबीएफसी में जाइए, एनबीएफसी का काम ही लोन देना, उसका बिजनेस है। उल्टा पे घर पे पहुंच जाएगा, सर लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या सर। आपने सुना होगा उनके जो कस्टमर केयर ऑब्जेक्टिव सॉरी एग्जीक्यूटिव, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सब होते हैं, उन लोग को टारगेट मिलता है कि दिन भर में आज तुम्हें इतना लोन दे देना। तुम लोग को भी फोन कभी कभी आता होगा, सबसे अजीब बात है तुम लोग को फोन आता होगा कि लोन लेना है, लोन लेना है। अच्छा कभी फोन आया तुम लोग को लोन के लिए? कुछ लोग बोले हम लोग को तो कभी नहीं आया, हम लोग को तो कोई लोन नहीं देता है। सच सच बताओ कितने लोग के फोन पे कभी आया है लोन की, सर लोन लेंगे आप, हम लोन देने के लिए तैयार हैं, ऐसे आता है ना। और आप देखना लगभग हर महीने आ ही जाता होगा, हर महीने किसी न किसी, अच्छा वो फोन आए ना आए, मैसेज जरूर आता होगा फोन पे, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो सीएस हूं और आईसीआईसीआई तो नंबर लीक कर देता है हम लोगों का। तो हम लोग अभी मैं दिखा दूंगा, बजाज फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस से डेली मैसेज आता है कि आपके लिए प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ अप टू 30 लाख इज रेडी, बस आप आके ले जाओ। ये हालत है। अब बोलो सर ऐसा क्यों, आप ले लीजिए प्लीज, हम लोग को बांट दीजिए, है ना, या आप लोन ले लीजिए, हम लोग से फीस मत लीजिए। हाँ अच्छा, हाँ है ना। तो सुनिए, वो इसलिए कि पहले तो सीएस है, वो जान रहा है सीएस है, और सीएस का फर्म है, तो सीएस का इतना नेटवर्क तो होता ही है मार्केट में कि 30-40 लाख का लोन तो कोई भी दे देगा उसको। कहा अच्छा इतना नेटवर्क होता है हमारा, हम लोग तो 10 रुपया दोस्त से मांगते हैं तो पीटता है हमें। तो सीएस बनने के बाद, है ना, अभी मोबाइल में देखो ना, अभी दिखाता हूं तुम्हें, पर तुम लोग तो देख भी नहीं पाओगे। तो लोन जो एनबीएफसी होते हैं वो पागल हुए रहते हैं लोन देने के लिए, लेकिन बैंक, एक तो तुम्हारा सरकारी बैंक सब जो है वो कभी आता नहीं है। ये देखो, अगर तुम लोग देखोगे, नहीं दिख रहा? अच्छा मैं किसी बगल में किसी बच्चे को दिखा देता हूं, ये देखो तो क्या लिखा, 10 लाख रुपए लिखा हुआ ना, अभी क्या लिखा हुआ, वर्ड पढ़ो तो, डिसबर्स्ड। हाँ हाँ, अब विजिटर आईडी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं विजिट भी नहीं किया, अब विजिटर आईडी भी मेरा बना दिया है, और बोल रहा है योर बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ऑफ ₹10 लाख इज रेडी फॉर डिसबर्समेंट इन योर अकाउंट। मतलब पैसा डिसबर्स होने के लिए तैयार है 10 लाख। ये 10 लाख वाला मैसेज है, और कभी 30 लाख वाला भी आता है कि 30 लाख भी तैयार है, पर हम लोन नहीं लेते।
समझ में आया? तो आप बताओ क्यों एनबीएफसी, क्योंकि सरकारी बैंक सब है, बैंक सब है, वो बैंकिंग बिजनेस में परेशान है, तो फाइनेंसिंग पर ध्यान नहीं देता है वो, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर करके या कुछ करके, या तो कम से कम ये दुनिया को भी फायदा होता है कि बैंक से लोन लेना आसान काम नहीं, वैसे एसबीआई से लोन लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये लोग से तुरंत लोन मिल जाता है। अगला जल्दी बोलो, क्या वो जल्दी प्रोसेस कर देते हैं? जैसे तुम सरकारी बैंक सबसे लोन लेने जाओगे, परेशान करके छोड़ देगा तुम्हें, ये लाइए वो लाइए, ये लाइए वो लाइए, ऐसे करता रहेगा। लेकिन एनबीएफसी थोड़ा लीनियंट होते हैं, वो आपको तुरंत लोन दे देते हैं, जिससे कि लोन अप्रूवल क्या हो जाता है, ईजियर, स्मूथर और बोलो क्विकर। चलिए उसके बाद क्या इनके ऊपर बैंक वाले पूरे लॉ लगते हैं या बैंक से कम लॉ लगते हैं? इन पर बैंक से कम लॉ लगते हैं, तो इसलिए इनके साथ आपका डीलिंग जल्दी से हो जाएगा, ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में बहुत कम एरिया अप्रूव्ड है। अब जानते हैं ऐसे लक्ष्मी नगर है ना, लक्ष्मी नगर भी अप्रूव्ड नहीं है। सोचो कितना बड़ा जगह है, करोड़ों अरबों का यहां बिजनेस होता है लक्ष्मी नगर में, और ये अप्रूव्ड नहीं है। आपको लगेगा सोचो ये अप्रूव्ड नहीं है, आप जहां जहां जिस जिस जगह का नाम बताओगे लगभग अप्रूव्ड नहीं है ना? अब जहां अप्रूव्ड नहीं होता है उसको सरकारी बैंक लोन नहीं देगा। जैसे आप लक्ष्मी नगर में फ्लैट खरीदिएगा, एसबीआई लोन नहीं देगा, कहेगा यहां अनऑथराइज है। क्या बोलेगा ये? एसबीआई अनऑथराइज, मतलब ये लक्ष्मी नगर अनऑथराइज। लेकिन एनबीएफसी सब घूमता रहेगा यहां पे, एनबीएफसी लोन दे देगा। तो एनबीएफसी थोड़ा लीनियंट होता है। क्या होता है? लीनियंट, वो लोन दे देता है, क्योंकि उनका बिजनेस एक ही है, फाइनेंसिंग। लेकिन बैंक को क्या फर्क पड़ता है, फाइनेंसिंग हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए जी, और भी देखो, ये जरा पढ़ो तो, जो पुअर क्रेडिट रेटिंग वाले लोग हैं, तुम लोगों ने एक वर्ड सुना, सिबिल सुना? सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर लोन देने वाला होता है। हां दिखाता हूं सिबिल। ये देखो कितना आराम से सोया हुआ आदमी, देखो आराम से, है ना? इसका सिबिल स्कोर ज्यादा है, ये दिखा रहा है वो कि इसका सिबिल स्कोर ज्यादा है। अब देखो तो कौन कौन से बैंक है इसमें। अब देखो बताओ तो इसमें से कौन कौन बैंक है, कौन कौन एनबीएफसी, जरा बताओ तो। देखो सबसे पहले कौन है? अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक तो है नहीं, तो क्या है ये? एनबीएफसी। चोला, पहले चोला मंडलम नाम था, लगता है मंडलम हटा दिया, चोला रख लिया सिर्फ। क्या है बताओ? एनबीएफसी। सिटी बैंक तो बैंक है। डच बैंक, बैंक है। फुलट्रॉन इंडिया, फुलट्रन इंडिया, बैंक तो है नहीं। एचडीबी, एचडीएफसी नहीं, एचडीबी, ये क्या है? एनबीएफसी। एचएफएफसी, एनबीएफसी। आईसीआईसीआई बैंक तो बैंक होगा। आईआईएफएल, एनबीएफसी। इंडिया बुल्स, एनबीएफसी। इंडस इंड बैंक तो कहीं तो बैंक है। कार्वी, देखो कार्वी, जो बच्चा मॉडल सेकंड में पढ़ता है, कार्वी कहां पहुंचा हुआ? एनबीएफसी भी है कार्वी, है ना? और ये जो भी है देख लो। उसके बाद न्यू ग्रोथ, रिलायंस होम फाइनेंस, टीवीएस क्रेडिट, जितने बड़े बड़े बैंक हैं एनबीएफसी हैं, बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेशन है भारत में, सब एनबीएफसी बनाया हुआ। रिलायंस का है ये, इसका रिलायंस का देख लिया, टीवीएस का देख ही लिया, सबका है ना? तो ये है कि इसमें क्या होता है, ये हम लोग का क्रेडिट रेटिंग है। जैसे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग होता है, हम लोग का क्या होता है? सिबिल। हम लोग क्या होता है? सिबिल। सिबिल स्कोर जनरली 600 650 से ज्यादा, ऐसे जनरली आजकल ये लोग बहुत तेज हो गया है, बैंक वाला सब 700 से ऊपर मांगता है ये लोग कहता है, अगर आप में से कोई बच्चा बैंक वैंक समझता हो, कभी लोन वोन लिया हो लाइफ में, तो ये लोग देखना, कहेगा कि आपका सिबिल स्कोर अगर 700 है तब देगा। और ये सिबिल स्कोर चेक करवाना हो तो ऐसे बार बार चेक नहीं करवाना चाहिए, ये गलत माना जाता है। एक बार मैं स्टेशन पे खड़ा था और राजधानी का इंतजार कर रहा था, तो वहां ना एसबीआई कार्ड होता है, वो बेचने वाले आते हैं। देखा है प्लेटफॉर्म सब पे, मेट्रो सब पे भी बेचता रहता है, देखा है? मॉल वॉल में घूमता रहेगा, एसबीआई कार्ड ले लीजिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उसने बड़ा अच्छा अच्छा बता रहा था मुझे कि आपका रेलवे का इतना इनकम हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, इतना चार्ज नहीं लगेगा, बहुत कुछ बताया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब इतना बता रहा है तो मेरी ट्रेन आधे घंटे लेट है, दे ही दो। तो कहा पहले सिबिल चेक करूंगा। मेरा सिबिल चेक किया तो मेरा आया 750, ठीक है, और वो मांग रहा था 800। 800 देखते ही ऐसा भागा कि जब तक मैंने पीछे देखा वो दिखाई नहीं दिया। मतलब बताइए सिबिल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है।
मतलब मेरा 750 भी बहुत हाईफाई माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, पर उन लोग का तो क्रेडिट कार्ड बेचना था। उन लोगों को क्रेडिट कार्ड में तो जानते हो बिना कुछ दिए ही पैसा मिलेगा, तो इसलिए वो 800 रखे हुआ था। है बजाज में कितना है? 700 है, तो 700 पर दे देते हैं क्रेडिट कार्ड वो। तो वही ना, SBI था तो वो 800 रखे हुआ था, और ये बजाज है तो कितना रखे हुआ है? 700। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका सिविल उतना अच्छा नहीं है, उनको सरकारी बैंक से तो लोन मिलने से रहा, तो उनको लोन कौन दे देता है? फिर NBFC लोन दे देता है। हाँ, लेकिन ये है कि फिर उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है ना। जैसे बैंक, अब सुना होगा SBI सबका 8-10% पर लोन दे देते हैं, लेकिन ये लोग तो 12-15-18% तक पहुंचा देता है लोन का रेट। लेकिन चलो लोन मिल जाता है, कम बड़ी बात थोड़ी है। चलो अगला बोलो जोर से, जल्दी जल्दी। अच्छा चलो एक अच्छी बात बताता हूं, तुम लोग खुश हो जाओगे। NBFC पर आके छोड़ दूंगा, क्या करूं? 3:30 बज ही जाएगा, मुझे मालूम है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग को दया कर रहा हूं मैं? टाइम ही निकल जाएगा। NBFC का इनकॉर्पोरेशन, कितने बच्चे NBFC का इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हैं? करना चाहते हैं ना? और जो हाथ नहीं उठा नहीं चाहता है, काम सीधा बैंक इनकॉर्पोरेट करेंगे। NBFC छोटा होता है। चलो सिखाता हूं। चलिए, सबसे पहले तो NBFC एक कंपनी होती है, तो पहले तो भाई कंपनीज एक्ट में जाओ। कहां जाओ? कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन कराओ। यहां बॉक्स बनाओ यहां। कंडीशन नंबर 1 बॉक्स बनाया, कंडीशन नंबर 1 लिखा, नहीं लिखा होगा मुझे मालूम है ना, सब बेहोशी की हालत में चल रहा है क्लास में। ये हो गया नंबर 1। और उसके बाद तुम्हें RBI से क्या लेना पड़ेगा? तो बताइए, अगर आप NBFC इंडिया में बनना चाहते हैं तो 2 कंडीशन है। पहला बोलो, कंपनीज एक्ट में कंपनी बनना, और उसके बाद RBI से क्या लेना जाके? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंपनीज एक्ट में कंपनी कैसे बनना, उसका तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर है, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते, वो तो सब जानते हैं हम लोग तो खैर उसके दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट है। हाँ, लेकिन हाँ RBI से कैसे लेना है रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसेस यहां बताऊंगा। अच्छा, कंपनी कैसे बनती है इसका प्रोसेस यहां बताऊंगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर में हो। तो चलिए अब आप चलते हैं हम लोग कहां? RBI से क्या लेने? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा, आपका नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए? कम से कम 2 करोड़। इसलिए आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल भी कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कंपनीज एक्ट में जब आएंगे तो कंपनीज एक्ट में नेट ओन फंड्स तो वर्ड चलता नहीं है। हमारे यहां क्या वर्ड चलता है कंपनी लॉ में? ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो इसलिए आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल भी 2 करोड़ तो कम से कम होना ही चाहिए। अब आगे चलो, कंपनी बना लिया हो ना तुम लोग? ये देखो, ये पहले कंपनी बना लिए। अब चलो किससे रजिस्ट्रेशन लेने? RBI से। चलिए भाई, RBI से जब लेने जाएंगे ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। RBI बोलता है कि मेरे पास तुम तभी आना जब तुम्हारे यहां कम से कम एक डायरेक्टर ऐसे हो, देख लो, कम से कम एक डायरेक्टर ऐसे हो जो NBFC बैकग्राउंड से हो या सीनियर बैंकर हो। मतलब तुम NBFC बनना चाहते हो तो तुमसे मैं पूछूंगा तुम्हारे कौन कौन डायरेक्टर है, तो जो डायरेक्टर्स तुम बताओगे उनमें से एक डायरेक्टर कम से कम कौन इंडस्ट्री से है? NBFC या बैंकिंग इंडस्ट्री से हो, और तुम उसको अपने यहां क्या बनाओगे? फुल टाइम डायरेक्टर। मतलब तुम्हारे यहां फुल टाइम डायरेक्टर कम से कम एक NBFC बैकग्राउंड या बैंकिंग इंडस्ट्री बैकग्राउंड से होना चाहिए। अच्छा, बैंकर था वो, पर बैंक में वो क्लर्क था, तो क्या वो सीनियर बैंकर है? सीनियर बैंकर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सीनियर बैंकर। तो या तो NBFC इंडस्ट्री से आए, या अगर बैंकिंग इंडस्ट्री से आ रहा है तो सीनियर बैंकर होना चाहिए। उसके बाद आपका खुद का कैसा रिपोर्ट होना चाहिए? कैसा रिपोर्ट होना चाहिए? क्लीन। ये कोई पढ़ेगा नहीं, मतलब मैं जहां हाईलाइट किया उसे आगे पीछे तो पढ़ना ही नहीं है। ये क्या? क्लीन सिविल रिपोर्ट, मतलब आपका खुद का सिविल सुधरा हुआ होना चाहिए। तुम दूसरे का सिविल चेक करोगे, पहले अपना तो चेक कर लो। अगला, हाँ, NBFC और फाइनेंस बिजनेस को आप समझते हुए होने चाहिए। तो मुझे साफ ऐसा देख के लग रहा है कि NBFC जो भी कंपनी बन रही होगी उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब जरूर होंगे। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज ही वो लोग हैं जो NBFC बिजनेस को समझ रहे हैं। हाँ, बैंक भी, बैंक PO सब भी समझ रहा होगा, लेकिन प्रोफेशन वाइज अगर बात करूं तो CA CS यही सब तो है कि नहीं? चलिए, बाकी याद रखना, एक चीज याद रखना हमेशा। बताओ तो NBFC का डेफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन 45 IA ऑफ द RBI एक्ट 1934। इसका मतलब जितने NBFC होते हैं उनके ऊपर भी क्या लगता है? RBI एक्ट ही लगता है ना? तो चलिए,
उसने सेक्शन 45 IA, यही इनका मेन सेक्शन है। जहां भी एनबीएफसी दुनिया में लिखा रहेगा ना, उसमें सेक्शन 45 IA लिखा रहेगा। हमेशा लिखा है कि आप अगर बनना चाहते हैं भारत में एनबीएफसी, तो आपको पहले आरबीआई से क्या लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपका नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, 2 करोड़। ये तो रिपीट हो गया, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, बाकी कुछ को एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब जो 2 करोड़ का रिक्वायरमेंट है ना, उससे क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। एग्जेम्प्ट इस वजह से किया है कि आप ऑलरेडी किसी और रेगुलेटर से क्या हो रहे हो, रेगुलेट हो रहे हो। देखो यहां लिखा ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर, तो फिर आपको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, है ना। अब ये कौन कौन लोग हैं जरा देखो तो, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, ये सारा बच्चा जानता है मॉड्यूल सेकंड वाला। अभी यही चैप्टर वहां चल रहा है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी। कितने बच्चे हैं, है ना, यही चल रहा है ना अभी। ये सब सेबी सब नहीं पढ़ते, मर्चेंट बैंकर ये सब नहीं पढ़ रहे थे, तो ये वहां चल रहा है। वो लोग सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट। और याद होगा, सेबी सबको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया हुआ है, याद है। तो फिर सेबी इतना लंबा चौड़ा रेगुलेट कर ही रहा है, तो जबरदस्ती क्या फिर आरबीआई के पास आने की जरूरत है। दूसरा बोलो, इंश्योरेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है भारत में, IRDA, फुल फॉर्म बोलो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद निधि कंपनीज एक्ट से चलता है, सेक्शन 406, यही है ना, आपको याद हो, निधि रूल्स अलग से है, याद है, कंपनी लॉ में निधि रूल्स अलग से। चिट फंड कंपनीज के लिए एक अलग से एक्ट ही है भारत में, क्या नाम है उसका, चिट फंड्स एक्ट 1982, है ना, वही होता है ना 21 दिन में पैसा डबल। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अलग से एक बैंक है, अलग से रेगुलेटर, उसका क्या नाम है, नेशनल हाउसिंग बैंक। और स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, इन सब के लिए भी अलग अलग रेगुलेटर है, तो इनको अलग से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद अब लास्ट ही है ना ये, अब आरबीआई से कैसे हम एप्लीकेशन लगा के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाना है। क्या लगाना है, ऑनलाइन। लेकिन तुम्हें बड़ा देख के बड़ा अजीब लगेगा कि मजाक करेगा अभी आपसे। पहले बोला ऑनलाइन, उसके बाद बोला तुरंत फिजिकल कॉपी सबमिट करो। पढ़ो नहीं इसको, फर्स्ट वाले को पढ़ो, इसको अलग कर देना है, ये मेन लाइन है। बाकी नीचे ना 2 3 4 5 जो 6 है, ये उसी का पार्ट है, ये मेन है। इसको ऐसे कर दो जैसे मैंने बनाया, देखो डिजाइन, कितना सुंदर डिजाइन बनाया, बना लिया। जरा पढ़ो तो ऐसा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन भी लिखा, तुरंत लिखा फिजिकल कॉपी भी। एक्चुअली ना, क्या इसको हम कह सकते हैं कि आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। ये जो पूरा प्रोसेस है ना रजिस्ट्रेशन का, ये आधा ऑनलाइन है आधा ऑफलाइन। में बताता हूं कैसे होता है ये। तो पहले इसको पढ़ जाओ कि अगर आरबीआई से तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको आरबीआई के रीजनल ऑफिस में सबमिट करना है, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। अब आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन कैसे, सो सुनो। अभी यहां पर दिया हुआ कुछ स्टेप इसमें ऑफलाइन है, कुछ स्टेप्स क्या है, ऑनलाइन। ठीक है जी। अब देखो सारा बच्चा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए तुम्हें कोई ऑफिस ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन है। वो क्या है, ऑनलाइन। तो क्या एप्लीकेशन के लिए, मतलब अप्लाई ऑनलाइन का मतलब आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो। क्या निकाल लो, प्रिंट आउट। समझ में आ गया। अब उस प्रिंट आउट में जो फिल विल करना है भरो, अब भर के जो अटैच करना है वो अटैच करो, और अटैच करके फिर फिजिकली आरबीआई के ऑफिस में जाओ, जाके सबमिट करो। तो ऑनलाइन कितने दूर तक रहा है ये, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया। एक्चुअली वो एप्लीकेशन फॉर्म से थोड़ा आगे करता है, एप्लीकेशन भरवा लेगा, एक नंबर दे देगा आपको, वहां नंबर तक ऑनलाइन रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको वही प्रिंट आउट निकाल के वो नंबर लेके उसके बाद वो सब फिजिकली करना है, फिर वो ऑनलाइन हो जाएगा। कैसे ऑनलाइन होगा, तीसरे स्टेप पे जब सबमिट कर दोगे तो अब वो अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ, वो आपको कैसे पता चलेगा, ऑनलाइन। तो कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। चलिए आगे बढ़े। जैसे तुम लोग कभी सुने भी होगा, इनकम टैक्स वाले में भी होता है, पैन कार्ड बनवाते वक्त या पैन कार्ड पे नाम चेंज करवाना है या कुछ करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन निकालिए, फोटो लगाइए और फिर उसको स्कैन करके फिर से डालिए। तो उसमें भी देखो तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन तो बीच में आ ही गया कुछ देर के लिए, देखा होगा बहुत जगह होता है ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन कौन से वेबसाइट पर तुम डाउनलोड करोगे,
वेबसाइट का नाम बताओ। cosmos.rbi.org.in, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है, आप इस पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेबसाइट में देखता हूं चलता है कि नहीं, चेक करूं क्या वेबसाइट काम कर रहा है कि नहीं। करेगा पक्का, कोई ठीक नहीं है। अरे वाह, क्या बात, एक बार में आ गया। क्या है वेबसाइट, देखो तो, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडिया सेंट्रल बैंक। अच्छा, इन लोग का वेबसाइट देखना, एकदम ग्लैमर नहीं रहेगा, एकदम मरा मरा सा वेबसाइट रहेगा। देखो कुछ लग रहा है डिजाइन उजाइन कुछ भी, अब वही किसी प्राइवेट सेक्टर वाले का देखो। हाँ, सबसे पहले देखो प्राइवेट सेक्टर वाले का, सबसे पहले एक लड़की तुरंत बैंक का फॉर्म लेके खड़ी है ना। अच्छा, लड़की को तो एडवर्टीजमेंट में लेते ही नहीं आजकल। अच्छा, लड़कों को क्यों नहीं लेते एडवर्टीजमेंट में? कहा सर नहाते ही नहीं है। मैं देख रहा हूं हर जगह गर्ल्स को ही लोग लेते हैं एडवर्टीजमेंट में, बॉयज का तो इज्जत ही नहीं है इस देश में। सच में इज्जत नहीं। कितने बॉयज को लगता है ऐसा कि सर हम लोग को और इज्जत मिलनी चाहिए? अच्छा, लगता है ऐसा? बस एक, बाकी लोग का काफी इज्जत मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? चलिए, अब देखो यहां आ रहा है यूजर नेम पासवर्ड। जब तक तुम इस पर क्लिक नहीं करोगे, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड पहले बनाना पड़ेगा ना पहले। अरे सबसे पहले यहां साइन अप आ रहा हो, कहीं आ रहा है यहां पे, ये देखो, इसमें पूरा जाओगे ना इस तरीके से, तो इसमें साइन अप सब आएगा। साइन अप करके आ रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब वो कंपनीज एक्ट वाला नहीं, एनबीएफसी वाला, मतलब कंपनी बन के आप आए हैं, उसके बाद एनबीएफसी के लिए आप जा रहे हैं। कितना बुरा बनाया है सो देखो, है ना। चलिए उसमें चले गए, उसमें जाके क्लिक ऑन, हाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन था क्या? कहां 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 था? हाँ, फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, उस पर क्या करें? क्लिक करें। कर दिया क्लिक मैंने। क्लिक करने के बाद आ गया एनबीएफसी, एससीआरसी, आप देख लें उससे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, देखो तो मांग रहा है ना कि आपको ये अगर पहले टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद फिर आगे बढ़िए, इस तरीके से चलेगा। चलो उसके बाद आप जाइए, उसके बाद करके, अच्छा कॉस्मोस का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको वहां से क्या करना है जल्दी बताइए? एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर एनबीएफसी के बाबा ये एससीआरसी क्या लिखा हुआ है? ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी एआरसी आगे आ रहा होगा, तुरंत आ गया एआरसी, आ गया ना एआरसी। एआरसी पढ़ना है ना, तो वही है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। समझ में आ गया? तो देख लेना, हम तो एनबीएफसी के लिए आए ना, तो हम एनबीएफसी वाले पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसको टिक लगाओ। इसका मतलब ऑनलाइन अभी तक यहीं तक है, बस ऑनलाइन में अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाओ, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म क्या करो? डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है? जो भी इस बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ता है कि रीजनल ऑफिस आप सही ढंग से लिखें। उस फॉर्म में ना एक जगह आएगा C8, क्या आएगा? C8। C8 में आपसे क्या पूछेगा? रीजनल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस आपको सही से भरना है। जब आप सही से भर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा? एक CARN। क्या मिल जाएगा? CARN। कंपनी लॉ में क्या मिलता है? SRN मिलता है ना, हर फॉर्म फाइल करने के बाद SRN मिलता है ना। यहां क्या मिलेगा? CARN। अब यही नंबर से बार बार तुम चेक कर पाओगे कि तुम्हारे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, ये सब तुम्हें पता चलता रहेगा। उसके बाद देखिए, तुमने वो निकाल लिया, एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लिया था ना, उसको भरो। भरने के बाद उसका हार्ड कॉपी लेके कहां पहुंच जाओ? विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस। तो ये फिजिकल हो गया। ये कौन सा स्टेप हो गया? ऑनलाइन नहीं रहा ना, ये ऑफलाइन हो गया ना, ये ऑफलाइन हो गया। उसके बाद आप जमा कर दिए। जमा करने के बाद अब आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर सब दिया गया है वो डाल डाल के आप चेक करते रहिए कि आपका अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, क्या हो जाएगा? ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, कोरोना से बचिए।
खत्म करेंगे आईसीएसआई मोटो सॉन्ग से, दम लगा के गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उम्मीद के अंबर में हम बनके खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर बस गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। कंपनी सचिव कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी जो चैप्टर ईबीसीएल में हमने स्टार्ट किया हुआ वो कौन सा चैप्टर है ना? एनबीएफसी। कौन सा चैप्टर? एनबीएफसी। हमारे लिए एनबीएफसी ही टारगेट है ना? एनबीएफसी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हमें कहां से पढ़ना एग्जैक्टली? यहां से पढ़ना ना, एडिशनल पॉइंट अबाउट एनबीएफसी है ना। अब एडिशनल पॉइंट के अंदर सबसे पहले एनबीएफसी का आरबीआई एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो मैंने डाला कि आरबीआई एक्ट क्या डेफिनेशन देता है, किसका? एनबीएफसी का। तो आरबीआई एक्ट के हिसाब से सबसे पहले तो डेफिनेशन कहां दिया गया आरबीआई एक्ट के अंदर? सेक्शन 45I क्लॉज एफ। जनरली लोग क्या करते हैं ना, एनबीएफसी को सेक्शन 45I कहते हैं, सेक्शन 45I, सेक्शन 45I। लेकिन अगर प्योर अंदर घुसोगे तो डेफिनेशन कितने नंबर पे मिलेगा? क्लॉज एफ। कहां मिलेगा? क्लॉज एफ। अब देखो आरबीआई ने बोला है कि एनबीएफसी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी है, मतलब इसको ना एनबीएफसी का कंपनी होना बहुत जरूरी है। कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट में आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आप कंपनी हैं और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? फाइनेंसिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एनबीएफसी कहलाएंगे। दूसरा, आप मालूम चला कंपनी है और आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही तो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, मतलब ये सिर्फ फाइनेंसिंग कंपनी है, ये बैंकिंग एक्टिविटी करते नहीं है। जैसे मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, लेकिन क्या वो बैंक है? टाटा फाइनेंस, टाटा फाइनेंस कोई बैंक तो है नहीं, है ना? तो याद रखिएगा, उसी को तो हम एनबीएफसी बोलते हैं जो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी करते नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद उनका क्या बिजनेस है भाई? उनका बिजनेस है डिपॉजिट लेना और लेंडिंग करना। अब देखिए, लेंडिंग का मतलब लोन वोन देते हैं ये, पर लोन देने के लिए भी तो उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसा किस नाम से लेते हैं वो? जैसे बैंक सब लेता है एफडी लेता है, सुना एफडी, ऐसे ही एनबीएफसी भी क्या लेते हैं? डिपॉजिट। डिपॉजिट जब वो लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे कम, लेकिन जब वही डिपॉजिट को लोन के फॉर्म में किसी को देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा। तो वही जो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही उनका कमाई है, वही उनका क्या है? कमाई। आजकल भारत में ऐसे भी बैंक कम है, एनबीएफसी ज्यादा हो गया। अब जहां देखो एचडीबी फाइनेंस, चोला मंडलम, उसके बाद मुथूट फाइनेंस,
उसके बाद टाटा फाइनेंस, एस्कॉर्ट फाइनेंस, ये सब के सब क्या है एग्जैक्टली? एनबीएफसी। सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, ये बैंकिंग एक्टिविटी करते नहीं है। और थर्ड, कोई अदर एनबीएफसी या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई किससे पूछ के? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के उसको नोटिफाई करता है ऑफिशियल गजट में। तो सब मिला के अगर तुम देखो ना तो एनबीएफसी का मेन डेफिनेशन यहां था कि एनबीएफसी वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट लेके लोन देने का काम करती है। हाँ, लेकिन इसका कंपनी होना जरूरी है। बाकी फर्स्ट वाले में तो ये बोला ये फाइनेंसिंग है, थर्ड वाले में बोला कि आरबीआई अगर चाहे तो और चीजों को भी एनबीएफसी के डेफिनेशन में ला सकता है। तो एक बार इस डेफिनेशन को पूरा पढ़िए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। जल्दी पढ़िए, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़िए, तो बहुत जरूरी है। याद हो गया ये सब? बताओ तो, ये याद हो गया एनबीएफसी का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 आई एफ, है ना? चलिए हेडिंग बोलो। ये कौन सी एनबीएफसी है देखो तो, है ना? तो जब बुक रहेगा तुम्हारे पास तो इसको बॉक्स बना लेना। ये कैसी एनबीएफसी है? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। चलो पहले रिटर्न का नाम बोलो। एनबीएस 1 क्या चीज के लिए? तुम लोग बोलते चलो, तुमको याद करना पड़ेगा तुम लोग को। एनबीएस 2 किस चीज के लिए? एकदम डिट्टो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत चीजें तुम समझते भी नहीं हो अभी, है ना? एकदम याद करना पड़ेगा और एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि ईबीसीएल में क्या होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आराम से पूछ सकते हैं, व्हाट आर द रिटर्न टू बी सबमिटेड बाय डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना? तो ये पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुमने देखा होगा ईबीसीएल में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड कम आता है। उसके बाद बताओ जल्दी से, किसके लिए? सब बोलो, नहीं बोलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, नोट्स अभी किसी के भी पास नहीं है, तो इसलिए इसको सब यहां देख देख के बोलो। एनबीएस 4 ये क्या गलती हो गया? हाँ, अब एनबीएस 5, एनबीएस 5 बोलो क्या चीज के लिए है? ठीक है। एनबीएस 6 बोलते रहो, बहुत जरूरी है। ये हाफ ईयरली एएलएम रिटर्न किसके लिए? सबके लिए या कुछ के लिए? पढ़ो। ऐसी एनबीएफसी जिसके पास पब्लिक डिपॉजिट कितना है? 20 करोड़ से ज्यादा, या एसेट साइज कितना है? 100 करोड़ से ज्यादा। उसके बाद क्या देना है? ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। और उसके बाद ब्रांच इन्फो रिटर्न, मतलब कितने कितने ब्रांच आपके पूरे मतलब भारत में हैं। चलो ये किसके लिए है? एनबीएफसी, है ना? एनडीएसआई याद है आपको? है ना? पढ़े नहीं थे आप लोग वहां पे? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वाला था, है ना? ये एसबीसी में है पूरा ये, है ना? चलिए इसमें एस छोटा कर देंगे वाला। हाँ, अब बोलो एनबीएफसी, एनडीएसआई, इनके लिए पहला रिटर्न का नाम बोलो। एक मंथली रिटर्न भी है,
तीसरा ALM रिटर्न है, और ये ना इसके बाद चौथा AD, सब मिला के हो गया 5। चलो बोलो ALM रिटर्न, और उसके बाद ये 3 और रिटर्न। चलो तीनों का नाम बोलते चलो। एक मंथली है, एक हाफ ईयरली है, और एक नॉर्मल है। बोलते चलो। नहीं नहीं, ALM रिटर्न ही होगा ये। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम देखो NBS ALM 1, NBS ALM 2, NBS ALM 3, तो ALM कितने रिटर्न हो गए सब मिला के? 3। ठीक है, उसके बाद चलिए हेडिंग बोलो। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, और ये एक्चुअली इससे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसी का जो पीछे का पार्ट है उसमें ये सब है, लेकिन ये कि एक जगह पूरा बॉक्स बना के है तो मैंने डाल दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पहला जो कंपनी है वो कौन है शॉर्ट फॉर्म में, और ये इनका क्या काम होता है? ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं, आप देखना जब पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है। दूसरा कौन होता है? इसका क्या काम होता है? तीसरा कौन सी कंपनी, क्या काम होता है इनका? सिक्योरिटीज खरीदते हैं और बेच देते हैं। उसके बाद इसका क्या काम है? बोलते चलो, बोलोगे नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, बोलना तो पड़ेगा। हाँ ये आ गया CIC NDSI, बोलो कौन है? इसका क्या काम होता है? ये सब पढ़ा हुआ है, चिंता मत करना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल लग रहा है, ये एक्चुअली इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में ये सब है ना? तो वो जब आप पीछे से पढ़ते हुए यहां तक आएंगे तो ये सब आपको पता हो। आगे इनका क्या काम होता है? किसको देते हैं? उसके बाद ये तो पढ़ा हुआ MFI या तो का माइक्रो फाइनेंस, ये सब छोटे छोटे लोगों को लोन देते हैं ना, गरीबों को लोन देते हैं, है ना? कैसे लोगों को लोन देते हैं? ये एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेज मतलब गरीब लोगों को। उसके बाद फैक्टरिंग बिजनेस करते हैं। फैक्टर में बताया था ना कि समय से पहले आपको पैसा दे देगा, बाद में अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अगला ये सिर्फ किसको पैसा वैसा देंगे? जो क्या बनाने जा रहे हैं? बैंक। ये मॉर्गेज गारंटी, मतलब मॉर्गेज फेल नहीं करेगा इसका गारंटी देते हैं। अगला इनका क्या काम है? और ये किसके लिए? जो लेंडर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको आपस में मिलवाने का काम करते हैं। चलिए हेडिंग बोलो। NBFC जरा जल्दी बताओ किसके रेगुलेशन के अंदर आता है? RBI उसका रेगुलेटर है, तो RBI ने उसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं। लॉ का नाम बोलते चलो। पहले लॉ का नाम बोलो, सब तुम्हें ही बोलना है। ऐसे में NBFC बोलो ना, NBFC CIC NDI है ना, ये है वही है ना ये। और उसके बाद डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। दूसरा ये नॉन डिपॉजिट है, पहला था डिपॉजिट टेकिंग, ये क्या था? नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इसके लिए भी कब बनाया? 2016 में। उसके बाद पढ़ो जोर जोर से बोलो। उसके बाद NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, NBFC रिटर्न रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, NBFC ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। इतना बड़ा तुम्हें लग रहा है, इसको NBFC बोल दो, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है ना। उसके मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड इन NBFC रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब जितने तरीके के तुमने देखा ना, उस सब के लिए अलग अलग लगभग लॉ बनाया हुआ है ना। खत्म हो गया क्या? बस इतना ही था। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।